स्टार्ट। नमस्कार नमस्कार प्रवीण, कैसे हैं आप? नमस्ते भैया, बढ़िया हैं। आज आप आपके कैसे हैं? अच्छा हूँ, थैंक यू वेरी मच। आज इस टॉक सीरीज में हम लोग बड़ा ही खुशनसीब है क्योंकि हमारे साथ हैं प्रवीण। और प्रवीण के बारे में मैं बता दूं आपको कि प्रवीण जो है उन्होंने देव संस्कृत विश्वविद्यालय से बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया था। उसके बाद आरजीटीयू से इन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली है और उसके पश्चात जो इनका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो काफी लंबा है और काफी डाइवर्सिफाइड है। आपने मैथगिनी कंपनी में जो है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर के रूप में कार्य किया। उसके बाद आपने टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि वन ऑफ द रेनाउंड कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड है, उसमें आप एक असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे थे। और फिर वर्तमान में आप ब्रैडकॉम कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे हैं। और ये तो एक छोटा सा प्रोफेशनल परिचय है। इसके अलावा कई आपकी पर्सनल स्किल्स हैं और बहुत ही शानदार सोशल सर्विस के क्षेत्र में भी आप कार्य करते हैं, तो उन बातों को हम इस चर्चा में जरूर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण, अपना समय निकालने थैंक के यू लिए। भैया। और आइए अब अपन डिस्कशन को शुरू करते हैं। जैसा कि चर्चा हो रही थी कि हम लोग की सोच ये है कि प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जो इंसाइट चाहिए, उस इंसाइट को सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वो डिग्री के किसी भी लेवल में बच्चा हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या 5वीं 10वीं 12वीं, हर किसी को ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई थिंक प्रवीण की जो स्टोरी है वो अपने आप में हमें बहुत कुछ नया सिखाएगी और हम में से कई लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे। तो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रवीण की प्रवीण, आप इस यात्रा को आपने मेरे ख्याल से शुरुआती कुछ दिनों की याद कीजिए, जब आप स्कूलिंग में थे। कैसे वो दिन हुआ करते थे? क्या कभी ऐसा सोचा था कि इस तरीके से जिंदगी आगे जाएगी? क्या क्या आपकी शुरुआत रही स्कूलिंग के समय से, थोड़ा बताइए। भैया, एक जैसे स्कूल में एक एवरेज लड़का होता है, वैसा ही मैं भी था स्कूल में, जिसको मैथ से बहुत प्रॉब्लम थी, जिसको मैथ्स आती नहीं थी, और जिसको केमिस्ट्री और फिजिक्स से भी प्रॉब्लम थी, जिसको केमिस्ट्री और फिजिक्स भी नहीं आती थी। और बेसिकली ये तीन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, खासतौर से जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट से, वहां पे ये तीन सब्जेक्ट्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। मेरे ख्याल से एक मिनट, मैं बार तो बार ये तीनों इस चीज सब्जेक्ट। एक मिनट, इस चीज को मैं हाईलाइट करूंगा कि मैंने पहले पॉइंट से ही आपके सीख लिया कि आजकल जब बच्चों को कई बार बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि मैथ पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना जरूर चाहिए, लेकिन अंदर से अगर अच्छा ना भी लगे तो भी आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि आप भी प्रवीण जैसे बन सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसमें अगर आप मेहनत करेंगे, मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बता दिया कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में स्ट्रगल थे, बट उसके बावजूद आपने और तरीकों से मेहनत करके इस मुकाम को पाया। जी आगे बताइए प्रवीण। हाँ। हाँ, तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी एवरेज नहीं, बिलो ही थी ऑलमोस्ट, ये समझ लीजिए। लेकिन जब मैं टेंथ नाइन्थ टेंथ, मुझे पता नहीं था कि हाँ मुझे क्या करना है उस टाइम पे। बस मैं हाँ पढ़ता था, हाँ ठीक है कुछ कर लेंगे। फिर जैसे ही मैं 11th में आया, 11th 12th में आया, फिर मुझे ऐसा लगा मेरा जो झुकाव था वो कंप्यूटर साइंस की तरफ था। कहीं ना कहीं मैं अपने बड़े भाई से कुछ समझता था, सीखता था। कंप्यूटर था चूंकि घर पे, किसी और रीजन से रखा गया था वो, तो मैं उस चीजों से बड़ा अट्रैक्ट था। फिर मुझे पता चला कि बीसीए नाम का कोई कोर्स है जिसको करने से अपन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अपन कंप्यूटर साइंस में चले जाएंगे। उस टाइम पे मुझे इंजीनियरिंग का उतना पता नहीं था और खासतौर से कोई गाइड करने के लिए मिला नहीं था वैसा। तो फिर जैसे ही मैं 12th पास आउट कर लिया, भाई बीसीए कहाँ से करे, बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन मेरे जो पापा जी हैं, पिताजी हैं, उनका ज्यादा इच्छा था कि मैं डीएसयू में पढ़ाई करूं। तो जब मैंने प्रोस्पेक्टस देखा तो उसमें बीएससी जो था कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस योग एंड साइकोलॉजी, तो मैंने बोला कि ठीक है यार, अब तो इसमें कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट तो है, बाकी दो है, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वहां का एंट्रेंस दिया। ये जबकि पहले मुझे बस इतनी बात क्लियर थी कि मुझे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तो आती नहीं है, ठीक है, मुझे कंप्यूटर साइंस में जाना है, ठीक है। तो मैं ये बात क्लियर थी और इस क्लियरिटी को लेके मैं डीएसयू भी आया, एंट्रेंस दिया और बीएससी में मेरा हुआ। फिर मैं वहां से कंप्यूटर साइंस की जर्नी को स्टार्ट किया। तो यहाँ सिंपल ये बात है कि आप ये समझ लीजिए, जरूरी नहीं कि आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आए तभी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर पाओगे, ना आए तो भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हो, क्योंकि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का एक अलग फील्ड है। दो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, लेकिन वो तब इम्पोर्टेंट है बहुत जब आप डीप लेवल पे रिसर्च करते हैं, बहुत जरूरी है उस टाइम पे।
तो यहाँ तक जब मैं डीएसवी पहुंच गया तो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है, यूपी से बिलोंग करते हैं जो लोग, और खास तौर से जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि जब मैं स्कूलिंग में था तो मेरी जो स्कूलिंग थी ना, वो एकदम बेसिक जो स्कूल होता है गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पे जो यूपी से लोग बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, जो गवर्नमेंट स्कूल होता है वहां पे टाट पट्टी नीचे बिछा के या फिर खुद को अपना टाट पट्टी लेके जाना पड़ता है, वहां पे बिछाई और पढ़िए। फिर उसके बाद जो मेरा आगे का भी रहा 9th 11th 12th, तो बेसिकली प्योर हिंदी मीडियम था, जहाँ पे मुझे इंग्लिश तो आती नहीं थी, इंग्लिश बहुत कम आती थी मतलब इंग्लिश में अपने इंट्रो दे ले, ठीक है, कुछ पढ़ ले थोड़ा बहुत, ठीक है, ग्रामर ग्रामर तो आता नहीं था, वो अच्छे स्पेलिंग से याद थे। फिर मैं जब डीएसवीबी आया तो सबसे ज्यादा जो मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, वो डीएसवीबी था, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट था डीएसवीबी का, बेसिकली कि आप मतलब डीएसवीबी एक माहौल देता आपको, यूनिवर्सिटी तो है वो खैर ठीक है, लेकिन डीएसवीबी एक आपको माहौल देगा। तो यहाँ पे वो मुझे माहौल मिला जहाँ पे इंसान खुद को अब किसी चीज के को लेके झोंक सकता है, लगा सकता है, झोंक सकता है, मतलब आप खुद को झोंक दो किसी चीज में और उस चीज को करने के लिए। तो ठीक है, मैं भी वहां पहुंचा, फिर पता चला यार कि योग साइकोलॉजी तो ठीक है हिंदी में लिख लेंगे, लेकिन कंप्यूटर साइंस इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो मैं सोचा यार इंग्लिश में यदि लिखना है तो कैसे काम चलेगा, ऐसे तो चलेगा नहीं, और लिखना तो मुझे इंग्लिश में, जबकि हमारे टीचर्स की तरफ से बोला गया था फर्स्ट सेमेस्टर में आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ऐसा था उस टाइम पे। तो कुछ लोग उसमें गए थे, बट मैंने बोला नहीं यार, लिखेंगे तो इंग्लिश में लिखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बिलीव नहीं होगा, मुझे इंग्लिश में लिखने के लिए मैं रटता था, मैं रटता था पूरा। जैसे मैं बता देता हूँ, जब भी बीएससी में एक सब्जेक्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, उस टाइम पे हमारे आशुतोष सर थे जो पढ़ाते थे, और मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है जो पहला जो टेस्ट होता है उसमें एक क्वेश्चन था, फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और 5-6 फीचर 7 फीचर्स होते हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, 7 फीचर्स को मैंने 20 पेज पे लिखा था, बाकायदा 4-4 लाइन 20 पेज पे मैं 7 फीचर्स को लिखा था, तब जाके मुझे फीचर्स याद हुए थे, और डिट्टो ऐसा मैं वहां लिख के आया था टेस्ट में। तो ऐसे तो इंग्लिश की स्टार्ट रही, जिनको इंग्लिश की प्रॉब्लम है, जिनको समझ में नहीं आता, उनके लिए बता रहा हूँ, मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं वहां से स्टार्ट किया, फिर धीरे 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 रटता रहा, लिखता रहा, रटता रहा, लिखता रहा, और शायद आपको भी याद होगा उस टाइम पे जब मेरा बैच आया था 2009 जुलाई, उस टाइम पे एनुअल डे को लेके कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी, और जिसमें एग्जाम्स जो है कॉन्टिन्यूअस हो गए थे, कॉन्टिन्यूअस डे 1 डे 2 ऐसे हो गया था। तो उसमें बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि फिर जो कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट था उसमें मुझे पूरा लिख लिख के याद करता था, लिख के याद करता, लिख के प्रैक्टिस करता, फिर वहां जाके लिख के आता। तो ऐसे तो शुरुआत रही, ऐसे मैंने इंग्लिश को सीखा, क्या लिखना कैसे, समझना कैसे उसको, फिर एग्जाम में कैसे जाके लिखना है। तो ये सारी चीजें वहां पे इम्प्रूव किया, और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कि वहां का माहौल ऐसा है कि यदि आप उस माहौल में जी रहे हैं और आपको कुछ आगे बढ़ना है, तो वहां की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके ऊपर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट डालती है। और वो जो 3 साल जो मैं वहां था, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो मेरे माइंड के ऊपर था, बेसिकली मैं उन लोगों में से आता हूँ जो बिलो एवरेज था, जिसको लर्निंग में प्रॉब्लम थी, जिसकी लर्निंग स्किल्स बहुत स्लो थी, एग्जैक्टली स्लो थी मेरी लर्निंग स्किल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने में, स्लो थी लर्निंग स्किल, लेकिन उस 3 साल में जो सीखने को मिला, जैसे लर्निंग स्किल्स इंप्रूव हुई, लिख लिख के मैं याद करता था, उस लिख लिख के याद करने से मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो गई, मेरी लर्निंग की कैपेसिटी इंप्रूव हो गई, मुझे मेमोरी की जो प्रॉब्लम थी पहले, वो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक चली गई, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता, माहौल मिलता, मेडिटेशन जो शाम का 6 बजे का नादिव होता है सबसे बेस्ट, आपको जाने अनजाने वहां पता ही नहीं चलेगा। जैसे मैं 3 साल था वहां पे, मेमोरी इंप्रूव हुई, मेरे अंदर चेंजेस आए, मुझे कब पता चला, जब मैं वहां से चला गया, जब मैं वहां से बाहर चला गया, फिर 6 महीने साल भर बाद, यार नहीं नहीं कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, जो वहां पे नहीं था ऐसा। फिर वो जो बाहर निकला, तब मुझे रियलाइज हुआ, अच्छा यार वहां से ये चीजें मिस हो गई हैं, जिसकी वजह से मुझे अभी प्रॉब्लम आ रही है। तो यदि अभी जो स्टूडेंट्स वहां पे हैं, उनको अभी बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि उनके अंदर क्या चेंजेस आए, ये तो आप मान के चलिए, 100% कंफर्म है कि आप जहाँ रहते हैं, जिस एनवायरमेंट में रहते हो, वहां पे जो चेंजेस हुए होते हैं बहुत ग्रेजुअली होते हैं, धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, आपके दिमाग में समझ में नहीं आएगा
आपको पता ही नहीं, एहसास ही नहीं हुआ कि हाँ आप क्या चेंज बदल गया। लेकिन जैसे ही आप वहां से बाहर निकलते हैं और 6 महीने साल भर होता है, तब आपको समझ में आता है धीरे धीरे, अरे यार ये तो वहां से ये चीजें चेंज हो गई हैं, और मुझे या तो ये प्रॉब्लम में आ रहा है या तो ये इम्प्रूव हो रहा है। दोनों हो सकता है आप वहां से निकल के और ज्यादा इम्प्रूव करें, हो सकता है वहां से आप निकल के नीचे चले जाएं। क्यों? क्योंकि वहां का माहौल अलग था और आप उस माहौल में जी रहे थे, इसलिए आप उस माहौल के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। तो बेसिकली जो वहाँ का एनवायरनमेंट है मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। फिर एक धीरे मिनट, धीरे मैं मेरे ख्याल से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने जो सबसे शुरुआत में बताई कि एनवायरनमेंट का सपोर्ट, और ये मेरे ख्याल से एक ऐसा फैक्टर है जो कि इनविजिबल हेल्पर के रूप में आपका काम करता है, क्योंकि इसमें इतने सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। क्योंकि जब आप एनवायरनमेंट बोल रहे हैं, मतलब कि स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक नॉर्मली किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चा अपना एनवायरनमेंट में क्या मानता है कि थोड़ा सा दोस्त हो गए, मौज मस्ती हो गई, थोड़ा सा मॉल हो गया, थोड़ा सा सड़क पे बाइक घुमाना हो गया, या एक अच्छा खासा फूड हो गया। लेकिन आप एक पॉजिटिवली जिस एनवायरनमेंट से आपने इतना कुछ सीखा, जिसमें आप वो सारे फैक्टर्स बात कर रहे हो जो आपको मेमोरी बूस्टिंग से रिलेटेड हो, कंसंट्रेशन से रिलेटेड हो, और दूसरा आपकी मेहनत, मतलब ये कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली जो आपका डिटर्मिनेशन रहा, उस डिटर्मिनेशन के साथ मेरे ख्याल से आपने इसका ज्यादा लाभ लिया। क्योंकि आपने वो बात बताई कि छूट मिली थी लोगों को कि भाई आप हिंदी भी लिख सकते हो, लेकिन आपने डिसाइड किया कि मैं कब तक फ्लाइट लूंगा, मेरे को फाइट तो करना ही है इससे, तो वो दिन आज ही क्यों ना हो। तो दिस वाज अ वेरी वंडरफुल फीलिंग कि नॉर्मली हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं कि चलो कल से कर लेंगे, अगली बार से इंग्लिश में लिख लेंगे। और एक जो मजेदार चीज आपने वही बताई कि एक तो वो जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाला हुआ होता है, वो तो एक बड़ा हुआ होता है विद्यार्थी के जीवन में। ये दूसरा आपने जो बताया इंग्लिश में बहुत बड़ा हुआ होता है, लेकिन आपने इन दोनों को ओवरकम करने का तरीका भी हाँ, कि कहीं पर एक तरफ आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए और ये मान लीजिए कि इसमें इतना ही हो सकता है, तो हम कुछ और ढूंढने। तो आपने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की जगह आपने कहा कि भाई मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, तो आप उसमें लग गए। फिर जब आप यहाँ आ गए तो आपने बताया कि इंग्लिश जब सामने खड़ी थी, तो ये तो आप वहां से फ्लाइट करते या फाइट करते, तो आपने डिसाइड किया मैं फाइट करूंगा। और फिर आपने अपने एनवायरनमेंट से सीखा। दिस इज अ वेरी वंडरफुल थिंग व्हिच मेक्स यू लाइफ लॉन्ग लर्नर। और अब उस यात्रा से होते हुए भी जो आपने अंत में ये बात जोड़ी कि किस प्रकार से बाहर निकलने के बाद उन चीजों का आप और बेहतर रियलाइज करते हो कि भाई कैसे, तो मेरे ख्याल से हमें से हर किसी के लिए जानना जरूरी है, और खासकर स्टूडेंट्स के लिए, उनके अभिभावकों के लिए, कि आप अपने बच्चों को जहां भी पढ़ने भेजते हैं, अच्छी से अच्छी जगह हो सकती है दुनिया की, लेकिन उसके एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट आपके बच्चे में पड़ता है, और ये आपको कंसीडर करना होगा। क्योंकि लर्निंग डजंट ओनली हैपन इन द क्लासरूम व्हेन प्रोफेसर इज प्रोफेसिंग, रादर इट हैपेंस राउंड द क्लॉक। हमारे फ्रेंड्स हमारे सबसे बड़े टीचर होते हैं, यूनिवर्सिटीज में तो खासकर। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत कुछ ऐसा घट रहा होता है जो अगर बहुत कुछ अलग है तो हम जीवन लक्ष्य से भटक सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिवली इस यात्रा को लेकर के आप आगे बढ़ते गए। फिर आगे क्या क्या कुछ हुआ जो आपको और कुछ सीखते गए, आगे बढ़ते गए, जो आप स्टूडेंट को बताना चाहेंगे? फिर उसके बाद जैसे जैसे सेमेस्टर बीतता गया, बहुत सारी चीजें क्लियर होती गई कि हाँ अब तो हमें सीएस के फील्ड में ही जाना है। तो मैंने योग को छोड़ दिया, फिर साइकोलॉजी को लिया, क्योंकि योग को भी ले सकता था मैं। तो साइकोलॉजी को लिया, मैं साइकोलॉजी के साथ साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के साथ आगे बढ़ा। फिर फाइनल ईयर में अच्छा खासा सपोर्ट रहा, फाइनल ईयर में बहुत कुछ सीखा। हम देखिए, आप मेहनत तो करनी पड़ती थी, काम करना पड़ता था। जब लोग सेमेस्टर्स में घर चले जाया करते थे, तो कभी कभी मैं और एक तो मेरे दोस्त वहां रुकते भी थे, और लास्ट सेमेस्टर में तो रुके भी थे। हम लोगों ने वहां पे प्रोजेक्ट भी बनाया था। तो अब मेहनत तो करनी पड़ती है। फिर सेमेस्टर में रुका मैं, वहां पे मेहनत किया, फिर सोचा कि अब तो थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए अच्छा, एक यूनिवर्सिटी मिनट, से ये जितना। ये वो वाली चीज आपने हाईलाइट कर दी कि आप गृह त्यागी बने। मेरे ख्याल से आपने ये जो है घर का छोड़ा, और आपने ये देखा कि मुझे भविष्य के लिए क्या करना है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो प्रोजेक्ट होता है जो आपके कोर्स में आप करते हैं कंपल्सरीली, लेकिन आप उसके अलावा भी खुद से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि आप एकेडमिक्स में रह करके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ले रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक बात हाईलाइट जरूर करना चाहूंगा कि दुनिया में हर लेवल के शिक्षण संस्थान है, और हर तरह के शिक्षण संस्थान में ये फ्रीडम हर किसी को है कि इंडिविजुअली अगर कोई इनिशिएटिव लेके कोई कुछ भी करना चाहे, तो वो कहीं भी रह के कुछ भी सीख सकता है। तो जैसे प्रवीण आपने ये प्रोजेक्ट किया, मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट करने का अनुभव सबके लिए अपना अपना ही होगा। और खासकर जब विद्यार्थी खुद से जिम्मेदारी लेके करता है, तो वो उसका वही अनुभव होता है जो उसको प्रोफेशनल फील्ड में बाद में बहुत काम में आता है, क्योंकि वो आपका खुद का इनिशिएटिव है, आप थोड़ा बहुत किसी से गाइडेंस लेके कर रहे हैं। फिर आगे किस प्रकार से आपकी यात्रा बढ़ती गई?
फिर उसके बाद अब मुझे लगा कि अब तो थोड़ा मुझे मास्टर्स करना था, मास्टर्स में मुझे एमसीए करना था, और ये बात तो मुझे पहले से पता था कि मुझे बीसीए और एमसीए करना था। लेकिन एज अ ग्रेजुएशन मैंने बीएससी चूज लिया था। मैं बोला कि नहीं, अब मुझे एमसीए करना है, और वहां पे उस टाइम पे एमसीए तो था नहीं। तो मैं फिर अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम दिए। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि अलग अलग जब एंट्रेंस एग्जाम आप देने जाएंगे तो उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस रहते हैं। फिर भी मैंने कैसे भी करके एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए। फिर मैंने भोपाल में कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से एमसीए किया। अच्छा एक फिर मिनट, करने के बाद ये खैर वो आप एमसीए। आप एक बड़ी मजेदार बात बोल रहे हैं जो मेरे को सुन के बहुत अच्छा लग रहा है बार बार, कि आप जो ये रियलिटी बता रहे हैं ना बार बार, कि उसमें भी मैथ के क्वेश्चन रहते हैं, पर मान लो कि वो नहीं भी पूरे कर पाए, थोड़ा बहुत जो सीख के किया वो किया, लेकिन मैथ में अगर थोड़ा भी हाथ तंग है तो ये नहीं मानना है कि नहीं हो सकता, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना, वो पहले ही हथियार डाल देते हैं। लेकिन आप जो तरीका बता रहे हैं ये बहुत बड़ी एक लर्निंग है, कि भाई एग्जाम में कोई 100 आउट ऑफ 100 एंट्रेंस में तो लाने नहीं है, एक 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 बेहतर परफॉर्मेंस अपनी देनी है। तो उसमें मेरे ख्याल से कोई ना कोई स्ट्रेटजी आप जैसे समझदार लोग अपनाते हैं, कि भाई मेरा ये पार्ट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, तो मैं और पार्ट्स में इतनी मेहनत ज्यादा कर दूं कि मैं इसको कंपनसेट कर जाऊं। मेरे ख्याल से ये भी एक बड़ी शानदार लर्निंग है, क्योंकि कई बच्चों में क्या होता है ना, कि वो पहले से मान के बैठ जाते हैं, इंग्लिश नहीं आती, अरे कुछ नहीं होगा, मैथ नहीं आती, अरे कुछ नहीं होगा, और बाकी उनके दोस्त कुछ मनवा देते हैं, और दोस्त नहीं मनवाए तो कुछ प्रोफेशनल प्रोफेसर्स भी आसपास या परिवार वाले कुछ लोग, अरे भाई तुमसे क्या होगा। तो मेरे ख्याल से ये आपकी बातें ना मैं बार बार हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ, कि भाई हम किसी भी अवस्था में हो, हमारी रैंक कुछ भी हो, लेकिन हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। इसका एक शानदार उदाहरण प्रवीण। फिर क्या हुआ आगे प्रवीण? देखिए, ये बात तो मुझे पहले से ही क्लियर थी कि यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन यदि कुछ करते हैं तो कुछ हो जाता है। तो बिल्कुल ये तो बात क्लियर थी कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ नहीं करेंगे तो वैसे तो कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल। सिंपल है, वो तो जी। क्लियर फंडा है। फिर हम्म। मैंने जो एग्जाम दिया था, मुझे उतनी रैंक तो अच्छी नहीं आई थी, मुझे उज्जैन की एक यूनिवर्सिटी मिली थी। फिर हम्म। मैं वहां अकेले गया, पता किया पूरा। हम्म। एडमिशन भी मैं ले चुका था, लेकिन फिर बाद में जब मैं वहाँ, देखिए जब वहां से आप वहां के आप लोगों से बात करते हैं ना, तब फिर कुछ चीजों की रियलिटी पता चलती है। तो मुझे वो पता करना था। फिर मैं घूमते घूमते ऐसे ही सीनियर से मिला, सीनियर्स को ढूंढा। सीनियर से पता चला कि नहीं यार, यहाँ अच्छा नहीं है हम्म। और तुमको प्रॉब्लम होगी। फिर मैं वहां से एग्जिट करके मैं वापस भोपाल भोपाल आया। भोपाल में फर्स्ट टाइम आया भोपाल। फिर वहां पे कॉलेजेस पता किए, तो खैर वहां तो मैंने डायरेक्ट एडमिशन लिया। तो मेरा तो एक फंडा बिल्कुल भी क्लियर था। हम्म। कई लोग कहते हैं कि उस कॉलेज में एडमिशन लो जहाँ पे प्लेसमेंट आता हो। हम्म। भाई सिंपल सा रूल है, यदि आपको जॉब चाहिए तो हम्म। आप किसी भी कॉलेज में हो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, यदि आपके पास नॉलेज है तो आपको जॉब मिलेगी, चाहे वो बिल्कुल। कैंपस में प्लेसमेंट आए या ना आए। हाँ, ये थोड़ा इजी हो जाता है कि यदि कैंपस में प्लेसमेंट आता है तो थोड़ा आपको मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ती। जी जी। तो ठीक है, मैं कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ कैंपस आता था, मतलब ठीक था, कैंपस आता था। अच्छा यहाँ भी फिर मैं दो बातें कॉलेज में। देखिए, मेरे ख्याल से दो बातें आपकी कहानी में यहाँ भी फिर बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे को जो कि इन चीजों को ये हाईलाइट करना है। पहला, कि आप जो आंखों देखी बात है उस पर भरोसा करने के लिए आप स्वयं जा रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। जैसे आज चूंकि आपने अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठा ली, आपके पेरेंट्स ने आपको प्रेरित किया, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, बच्चे राजा बाबू की तरह पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहे हैं, पेरेंट्स उनको टहला रहे हैं, फिर चार लोगों से मिल लिया, ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग करते हैं। अदरवाइज वो तो वेबसाइट देख के ही खुश या लोगों की कही सुनी से ही खुश होते हैं। लेकिन चूंकि आपने एक बड़ा विवेकपूर्ण निर्णय लिया कि आप खुद उस जगह पे जाके लोगों से मिल रहे हैं, और ये कितनी अच्छी बात है कि भाई किसी जगह पे जाके अगर आपको 2 साल 3 साल रहना है तो आप खुद जाके पहले एक्सप्लोर कर लो, ताकि ऐसा ना हो कि वहां जाने के बाद में लगे कि भाई हमने क्या कर लिया। ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई है। कोई भी इंसान कहीं भी एडमिशन ले रहा है, आप जाइए, उसको अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। और दूसरा पॉइंट जो आपने अभी लास्ट में एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं कौन सी बात थी जो अभी आप लास्ट में कह रहे थे, जिसपे मैंने आपको भी बीच में कहा कि हाँ, प्लेसमेंट। क्या गजब बात आपने कही प्रवीण, कि नॉर्मली पेरेंट्स की भी यही इच्छा होती है, और उसके कारण वो बहुत फीस देने को तैयार होते हैं कि भाई यहाँ पे कैंपस आता है। करेक्ट। और हर बच्चा, उसका पेरेंट्स, मुझे आज भी याद है, पहले ही दिन ये पूछेगा प्लेसमेंट होता है क्या। और वो ये नहीं देखेगा कि वो जिस बच्चे को लेके आ रहा है उसके अंदर क्या क्या स्किल्स उन्होंने पहले से उनको दी है, मतलब वो पहले से क्या लेके आ रहा है, वो भी एक चीज है। दूसरा, वो सीखने को कितना तैयार है। पेरेंट्स अक्सर क्या होते हैं, पहले दिन दर्शन देंगे प्लेसमेंट होगा क्या, और आखिरी दिन दर्शन देंगे प्लेसमेंट हो गया क्या, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। बट
उनका बच्चा इसी प्यार में कभी कभी समझ नहीं पाता कि बेटा स्किल तो खुद में डेवलप करनी होती है। और जैसे आपने कही बात, मुझे बड़ी शानदार वही बात याद आती है कि भाई अगर फूल खिलेगा और उसकी खुशबू होगी तो लोग उसकी खुशबू ढूंढते हुए उसे वहां तक पहुंचेंगे। तो मेरे ख्याल से एक बड़ी मजेदार बात आपने कही है। और आई थिंक सभी स्टूडेंट को यहाँ से बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा कि अल्टीमेटली दाएं बाएं कब देखिए, अपॉर्चुनिटीज खोजिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप को तैयार कीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए उस युद्ध के लिए, उस मोमेंट के लिए जिस मोमेंट में आपको अगर कोई टेस्ट करे तो आप बिल्कुल खरे निकलो। तो आप मेरे ख्याल से अब आपने एडमिशन ले लिया और आपकी यात्रा कैसे फिर आगे बढ़ी? आपने बहुत सही चीज बोली भैया, युद्ध में जाने से पहले तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं एक बात यहाँ पे भी बोलूंगा कि जब हम वॉर में जाते हैं ना, तो वॉर की तैयारी हम पहले करते हैं, तो आपकी जितनी प्रिपरेशन होती है वॉर जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। तो प्रिपरेशन तो आपको पहले ही करनी पड़ेगी। आप वॉर में जाके प्रिपरेशन नहीं कर सकते कि आप तो युद्ध में आ गए अब प्रिपरेशन करते, नहीं। प्रिपरेशन आपको पहले ही करनी है उस वॉर की। तो फिर मैं वहां पे एडमिशन लिया। और एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि एडमिशन जब आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो आपको वहां की नॉलेज तो होनी बहुत जरूरी है, जो आपने बताया, हाईलाइट किया कि वहाँ की नॉलेज बहुत जरूरी है। फिर मैं उस कॉलेज में भी गया तो वहां पे भी मैं कुछ सीनियर से मिला और वहाँ के बारे में समझा और जाना। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोचिंग क्लासेस हैं, आप यदि कुछ नहीं होता है तो कोचिंग क्लासेस तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और कॉलेज खैर अच्छा था, रेगुलर क्लासेस चलती थी, टीचर्स पढ़ाते थे। फिर मैं वहां पे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करता गया, धीरे धीरे C++। फिर मैं वहां पे कोचिंग क्लासेस किया C++ की। और एक चीज ये देखने लायक थी वहां पे कि मैं थोड़ा सा आगे, एक सेमेस्टर आगे चलता था। जैसे यदि सी अभी है तो सी तो खैर उस सेमेस्टर में पढ़ा, और C++ अगले सेमेस्टर में, तो C++ भी उसी सेमेस्टर में पहले में मैं कवर कर लेता था। डेटा स्ट्रक्चर आगे है तो उसको भी पहले कवर कर लिया। जावा का भी आगे 4th सेमेस्टर में, तो जावा को भी मैं पहले ही कवर कर लिया। मतलब आपका पूरा तो ऐसे फोकस कर एक्चुअली आप चूंकि समझ चुके थे, और चूंकि आपने बहुत पहले से भी बताया कि जब आप ग्रेजुएशन में थे तभी आप आगे की सोचते थे। और ये स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वो स्टूडेंट क्या होता है ना, कई बार उसको यही नहीं पता होता कि मुझे अगले 4 सेमेस्टर में पढ़ना क्या है। मतलब उसके सामने कोई इसका सब्जेक्ट लेके चले जाए तो ऐसे देखता है जैसे कि ये कहाँ की बात है साहब, जबकि उसने उसमें एडमिशन लिया। और आप भी कितना अच्छा यहाँ अप्रोच बता रहे हैं कि भाई समय वही है, लेकिन आपको चूंकि काम को जल्दी से आगे बढ़ाना है तो आपके पास आपने जल्दी से चीजों को ऑप्टिमाइज किया और आप एडवांस में एक कदम आगे चलते गए। तो मेरे ख्याल से वहीं से आप लोगों से और बेहतर हो गए और आगे हो गए। फिर आगे कैसे क्या आपने और तरीके अपनाए? फिर आगे एक थोड़ा टर्निंग पॉइंट आया कि जब मैं कॉलेज में था तो वहाँ पे सीनियर से तो बात करता ही था मैं। सीनियर से बात करते करते मुझे पता चला कि हैदराबाद में ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। मतलब आप जो भी टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जब आप मास्टर्स में पढ़ाई करते हैं तो आपके पास सब्जेक्ट भी बहुत सारे होते हैं, जैसे ग्रेजुएशन में थे। सब्जेक्ट्स यहाँ पे भी बहुत सारे थे, यहाँ पे भी मास्टर्स में मैथ्स था, ठीक है, ऑपरेशन रिसर्च था, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें आपको पूरा आर्किटेक्चर वगैरह ड्रॉ करना होता था। तो मुझे ना बड़ा थोड़ा सा मुझसे हो नहीं पाते थे, फिर भी मैथ्स वहां पे भी नहीं हो पाती थी। लेकिन वो जो मैथ्स था वो बहुत जरूरी था, मैं थोड़ा सा मेंशन करूंगा, क्योंकि जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं, करने वाले हैं, यदि उनकी मैथ्स अच्छे है तो और स्ट्रॉन्ग करें। मैथ्स बहुत जरूरी था एज अ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे इतना तो पता था यार कि देखो वो तो रिसर्च अपने को करना नहीं है, सिंपल सा है। अपने को कोर जो पकड़ना है वो लैंग्वेज पकड़ना है, सीधे अपने को लैंग्वेज सीखनी है और अपने को डेवलपमेंट फील्ड में जाना है, रिसर्च फील्ड में जाना नहीं है। मैं ये जब ये डिसाइड हो गया मेरा, तो मैं 3rd सेमेस्टर में हैदराबाद चला गया। कैसे एचओडी से बात करी वहां पे, और एचओडी से चूंकि पहचान हो गई थी क्योंकि पढ़ते थे और बैठे रहते, तो उनसे कुछ एचओडी से सीखते रहते थे। एक मिनट, उन्होंने यहाँ पे बोला यहाँ पे ठीक है फिर बेटा। देखिए आपकी दो तीन चीजें फिर बहुत शानदार हाईलाइट करने के लायक है। क्योंकि पहला, सीनियर से लगातार संवाद करना, क्योंकि जो सीनियर्स आपसे सीनियर हैं वो मेरे ख्याल से ज्यादा अवेयरनेस की अवस्था में होते हैं, क्योंकि उनका जो है प्लेसमेंट होने वाला होता है, या वो एल्यूमिनाई भी आपके हो सकते हैं। दूसरा, आपने कितनी अच्छी बात की कि अपने एचओडी सर से संवाद करते रहना। और उसके लिए क्या करना है कि उनसे किसी न किसी तरीके से, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं, आप लैब में ज्यादा हैं, आप क्लास में एक्टिव हैं, तो उनका भी रिस्पॉन्स आपके लिए पॉजिटिव ही रहता है। और तीसरा कि खुद के लिए समय रहते ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए, नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हुए वहां तक जाने की तैयारी करना। तो मेरे ख्याल से आप पहले उस समय ये लोकेटेड कहाँ पे थी आपकी यूनिवर्सिटी? बरेली में? भोपाल भोपाल भोपाल, सॉरी भोपाल में। भोपाल में आप भोपाल भोपाल में में था। हैं और आप अपने 3rd सेमेस्टर को पूरा कर चुके हैं या पूरा कर रहे थे उस समय?
हाँ, थर्ड सेमेस्टर को मैं पूरा कर चुका था कर चुका था, और और फोर्थ आप ट्रेनिंग सेमेस्टर की आगे बात था। कर रहे हैं, मतलब फोर्थ सेमेस्टर हाँ। से पहले आप ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा साथियों कि एक चीज मैंने देखी है कि जब इंसान जगह छोड़ता है ना और किसी नई जगह पे पड़ता है, तो उसका एक ऐसा लेवल अप हो जाता है कि वो निर्णय लेना ही कि मुझे अब कुछ करना है समय से पहले। और मेरे ख्याल से यहाँ आपकी वही आदत मेरे को दिख रही है कि वो काम आप लास्ट सेमेस्टर के बाद भी कर सकते थे या लास्ट में इंटर्नशिप वाले समय में कर सकते थे, लेकिन आप जो समय से पहले चैलेंज को इनवाइट कर रहे हो अपनी तरफ, यानी आप अपने आप को एडवांस में ही तैयार कर रहे हो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने ट्रेनिंग की कैसी व्यवस्था बनाई? तो फिर मैं अकेला था पूरे बैच से जो सोच रहा था कि यहाँ हैदराबाद जाना चाहिए, क्योंकि जो थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर होता है मस्ती का टाइम होता है, लोग मस्ती करते हैं। मस्ती हम लोग भी करते थे, लेकिन देखिए मस्ती के साथ साथ ये सारी चीजें जरूरी है, क्योंकि आप यदि सिर्फ मस्ती करते रह जाएंगे और ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो बाद में जो आप मस्ती डिग्री नहीं कर, बाद मिलती। में आपको समझ में आएगा कि वो जो मस्ती आपने की वो गलत हो असल गया। में वही हाँ, ना वो कि फील, उस मस्ती की फील नहीं आएगी। वो हमेशा की फिर वो हो जाती है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कहते हैं ना कि अभी की मेहनत बाद का आराम। और मेरे ख्याल से वो हाँ। दोस्ती यारी में सबसे ज्यादा क्या होता है ना कि कभी कभी लगता है कि यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कंपलसरी पेपर है मस्ती, जैसे अपने यहाँ बीएसबी में लाइफ में होता है कंपलसरी। और चूंकि वो यूनिवर्सिटीज में मस्ती की डिग्री नहीं मिलती, कोई ना सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिलता है, वो सिर्फ दोस्ती यारी में टाइम कभी कभी वेस्ट हो सही जाता बात है। और आपने कितना अच्छा फार्मूला दिया है कि आपको नो डाउट कि एंजॉय करना चाहिए स्टूडेंट लाइफ को, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अपने टाइम को आप किल कर दीजिए औरों के चक्कर में और फिर बाद में पछताइए माथे पे हाथ रख के, क्योंकि और अपने अपने रास्ते निकल लेंगे अपने को अवेयरनेस के साथ, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। प्रवीण भाई, मैं यहाँ पे जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये इस पॉइंट पे रिलेवेंट समझता हूँ कि एक क्लास में बैठे 40 बच्चे 40 डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। उसकी है। फीस करेक्ट। उसकी फीस पेरेंट्स कैसे भर रहे हैं, वो किस जगह से बिलोंग करता है, वो कई चीजें होती हैं जब वो भूल जाता है। और वो भूल करके क्या करता है कि जो बिल्कुल वेल टू डू है ऐसे बच्चों के साथ वो मिक्सअप हो गया, बस खाने पीने मौज करने में समय बिता रहा है। अब वो जो वेल टू डू है वो कभी भी कहीं भी सेट हो जाएगा, उसके मामा चाचा ताऊ इतने होते हैं वो कहानी भी सुनाते रहते हैं। हम्म। लेकिन जो ये बच्चा होता है जिसको एक्चुअली अपने भविष्य और अपने आने वाली पीढ़ियों को बनाना था, अगर ये वहां पे भटक जाता है तो इसके साथ एक बहुत बड़ी संभावना खत्म हो जाती है। लेकिन ये अच्छा पॉइंट आपने कहा कि और मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ पे इस पॉइंट को जरूर जोड़ा है। फिर आगे कैसे आपने चीजों को मैनेज किया? एक चीज और मेंशन करूंगा मैं कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें कंप्यूटर साइंस का कोई बंदा नहीं था। मेरे घर पे जो कंप्यूटर था, मैं पहले बताया, किसी और चीज के लिए यूज होता था, तो बस मेरे घर पे कोई गाइड करने वाला नहीं था, ना ही किसी का कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड था, तो सोचना तो आप ही को था। आप किसी से सजेशन भी नहीं ले सकते फैमिली सही में, बात है, सही बात तो है। बैकग्राउंड था है नहीं, तो सोचना तो आप ही को, करना आप ही को है। हर किसी को ये जो बड़ी चीज है ना प्रवीण, जो मैं यहाँ रियलाइज करता हूँ कि इस स्टोरी में इतने शानदार पॉइंट और हैं कि अ, आप अब जो यहाँ से नई लकीर गढ़ रहे हो, तो अब आपके आगे आने वाली पीढ़ियों में अब ये बात बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी कहेगा, क्योंकि हर किसी की पीढ़ी में एक अपग्रेडेशन होता है एकेडमिक्स के लेवल पे। तो जो मेहनत आपने कर ली मेरे ख्याल से वो अब आगे आने वाली पीढ़ियों को उसका इतना लाभ मिलेगा। लेकिन जो एक मजेदार चीज होती है कि लोगों को करियर में गाइड करने वाले लोग कहाँ से मिल जाते हैं, या तो कोई भैया हुए या कोई रिश्तेदार हुए या भैया के दोस्त हुए, हाँ। किसी न किसी तरीके से वो अपडेटेड रहते हैं। और जो ये लोग हैं और जो नॉर्मल लोग हैं हम जैसे, उनके बीच में अंतर ये हो जाता है क्योंकि अपने इकोसिस्टम में समाज सेवा, लोगों के लिए अच्छा काम और ये सब चीजें जब ज्यादा होती हैं, तो वहां पर फिर इस प्रोफेशनल चीजों में अगर लोग घुसे हुए नहीं है तो उस तरह की ना इंफॉर्मेशन आती है। और फिर बच्चा वही ये तो रोजगार समाचार पढ़ता है या वो तरह तरह की वेबसाइट ढूंढेगा, लेकिन उसमें भी बेचारा क्या हाँ, क्या ढूंढे। तो खैर उसके ऊपर सही हम बात लोग है। अलग से मेरे ख्याल से एक अलग से टॉक सिर्फ इसी पॉइंट पे कर सकते हैं, क्योंकि ये अनुभव भी बड़ा विस्तृत होता है। और इससे मेरे ख्याल से हाँ। कई स्टूडेंट रिलेट कर पाएंगे कि भाई करना है हमें पता है। हर कोई बोलता है कि प्रतियोगिता दर्पण पढ़ो, रोजगार समाचार पढ़ो, क्या बोलते हैं वेबसाइट्स एक्सप्लोर करो, लेकिन उसके बाद भी डिसीजन लेने के लिए एक समझ चाहिए होती है जो उस उम्र के बच्चे में हम्म, शुरुआत से नहीं आ पाती। तो खैर वो सब नहीं आ चीजें पाती। अपने आप चलती गई, फिर आप जिस स्टेज पे थे वहां से कैसे और आगे बढ़ते गए आप? तो फिर मैं जब थर्ड सेमेस्टर में था, फिर जब सोचा मैं हैदराबाद जाने के लिए, तो मेरे दो दोस्त और थे, तो उनको बताया मैंने कि अरे भाई ऐसा ऐसा है, हैदराबाद जाना चाहते हैं, जा रहा हूँ मैं। तो वो लोग भी रेडी हो गए, तो अब अपन हो गए 3 लोग, अब हैदराबाद चले गए। वहां पे कोचिंग वगैरह का सब पता चेक करके कोचिंग ज्वाइन कर लिया, और कोचिंग ऐसी होती थी कि सुबह से शाम, सुबह 7 बजे से एक 9 बजे तक चल रही है, तो कोई 11 से 1 चल रही है, तो तो ये फिर भी कोचिंग अब क्या शाम को चीज की ले 4 रहे से थे? 6। ये कोचिंग क्या चीज की लेनी शुरू की आपने?
हाँ, जब कोचिंग में वहां पे गया तो मैं ओरेकल डेटाबेस और जावा से स्टार्ट किया। तो मैं वहां पे जो कोचिंग स्टार्ट किया कोर जावा से चालू किया और ओरेकल पढ़ा। फिर धीरे धीरे एडवांस जावा, सर्वलेट, जेएसपी, फिर फ्रेमवर्क्स पे आया, जो वो लेवल जो कॉर्पोरेट में डेवलपमेंट के लिए यूज होता अच्छा, है, तो मैं धीरे धीरे वहां से एक पेड ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको पे करना पड़ता होगा। हाँ, ये पेड ट्रेनिंग थी। अब यहाँ ये पे पूरी पेड ट्रेनिंग। एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट बेचारे जब एडमिशन कहीं ले लेते हैं ना, तो वो एडमिशन लेने के बाद सोचते हैं हमने इतनी फीस तो अपने संस्थान को दे ही दी है, तो अब जो करे संस्थान करे। हम्म। अब वो बेचारे वहां ऐसे मोल भाव पे उतर जाते हैं कि कभी उनको उसके अलावा किसी ट्रेनिंग के लिए कुछ इन्वेस्ट करना होता है तो उनका मन खुल नहीं पाता। लेकिन यहाँ आपके इस अनुभव से बहुत कुछ हम्म। प्रेरणा मिल सकती है कि देखिए, अगर आपको सीखना है तो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप उस ट्रेनिंग की सिंसियरिटी को समझेंगे और उस पर मेहनत करेंगे, और मेरे ख्याल से वो चीज बाद में आपको पे ऑफ भी करती है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आजकल तो खैर ऑनलाइन इतने स्कोप है कि ऑनलाइन चीजें करने के लिए तो फर्स्ट सेमेस्टर से बच्चा शुरू कर सकता है, वो भी फ्री में इतना कुछ अवेलेबल है। आप तो फिर भी पेड की ट्रेनिंग करने के लिए सोचिए, वो पेड ट्रेनिंग में आपका रहना खाना ये सब अलग होगा, एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ, और और मेरे एग्जैक्टली। ख्याल से अपनी जिम्मेदारी लेके आप ये सब काम कर रहे थे, मतलब आपने अपने आप को, मेरे को एक चीज बड़ी गजब लग रही है कि आपने अपने कंफर्ट जोन से अपने आप को इतनी तेजी से निकाल दिया कि आपने रियलाइज कर लिया कि मुझे उस दिन का वेट नहीं करना जिस दिन मेरा फेयरवेल होगा। फेयरवेल से पहले मैं अपना वेलफेयर कर लूं, क्योंकि वो फेयरवेल वाले दिन लोग मुस्कुरा के फोटो तो साथ में खिंचा रहे होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही होते हैं जिनका भविष्य निश्चित होता है, नहीं तो बाकी लोग फिर अनिश्चितता के साथ संस्थान के दरवाजे से बाहर निकलते हैं, और तब उनको रियलाइज होता है कि भाई फेयरवेल तो हुआ लेकिन वेलफेयर नहीं हो पाया। तो आपने जो कंफर्ट जोन से अपने आप को निकाला है, शानदार चीज है। तो सुबह से शाम आपकी क्लासेस चल रही हैं ओरेकल जावा में, फिर आगे क्या कुछ चल रहा था? तो फिर मैं ऐसे सेमेस्टर्स वाइज जानने लगा। जैसे मैं जब फोर्थ सेमेस्टर में गया तो उस टाइम पे मैं कोर जावा पढ़ा, फिर डेटाबेस सीखा। जी क्योंकि चूंकि सेमेस्टर 6 मंथ का 5 मंथ्स का होता है जिसमें एग्जाम्स एंड प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो जी। वहां पे मुझे रहने का मौका सिर्फ 2 महीने मिलता था, 2 से ढाई महीने। मतलब आप उसी छुट्टियों के दो समय से वहां ढाई चले महीने जाते में थे? थोड़े थोड़े। मतलब नहीं नहीं, आप मेरे ख्याल छुट्टियों के से, समय में वैसे हाँ मतलब आप गृह त्यागी हो गए और आप छुट्टियों के समय में हमेशा, मतलब आप रेगुलर सेमेस्टर में भी पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर जो छुट्टी का समय मिल रहा है उसमें आप हैदराबाद जाके और पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो छुट्टियों में तो जाता ही जाता था। जब सेमेस्टर चलता था तो उस बीच में मैं एचओडी से बात करके उनको बोलता था कि मुझे ये सीखना है और मैं इसलिए वहां पे जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप अटेंडेंस का मेरा देख लेना। तो ऐसे करके मैं बात करके जाता था। सेमेस्टर खैर के वो बीच मेरे में, से तो बोलते थे कि क्या। सेमेस्टर के बीच में भी चले जाते थे? हाँ, सेमेस्टर के बीच में जाता था मैं, ये तो कितनी बड़ी क्योंकि बात है। और इसमें आपने एक चीज तो और मेंशन की कि अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपने सीनियर से संवाद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर अच्छे काम करने वाले के लिए कोई ना कोई स्कोप खोल के इंसान रखता है। हम लोग संवाद में झिझकते हैं, तब कहीं दिक्कत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल, तो दिक्कत होती है। तो उन्होंने एचओडी से जब मैं गया मिलने उनके ऑफिस में कि सर ऐसा ऐसा है, मैं हैदराबाद जाना चाहता हूँ और वहां पे सीखना चाहता हूँ। तो जब बाहर के आप कॉलेजेस में ऐसे जब जाते हैं तो जो टीचर्स होते हैं तो उनका बोलने का स्टाइल अलग होता है। तो मेरे को बोलते हैं तू क्या कर लेगा हैदराबाद जाके। तो मैं बोला सर ये पढ़ूंगा। तो क्या यहाँ पे नहीं मिल रहा है तुझे, भोपाल में भी कोचिंग थे। मैंने बोला नहीं सर, वहां पे मुझे और ज्यादा डीप में सीखना है। तो बोले मैं बोला सर अटेंडेंस। तो बोले तू अपना देख ले। तो हंस के बोले कि हाँ तू अपना देख ले अटेंडेंस। तो मैं समझ गया कि भाई अब ऑफिशियली ऑफिशियली तो कोई नहीं बोलेगा। मैं सही बोला ठीक है सर, फिर मैं अपना देख लेता हूँ। तो मैं वहां से चला गया। फिर जब मैं वापस आया, जब प्रैक्टिकल्स वगैरह हो रहे थे तो वापस आया, तो मैं वापस उनसे मिलने गया। तो उन्होंने बोला अच्छा क्या सीख लिया, दो दो महीने में क्या कर लिया। तो मैंने बोला सर कोर जावा सीख लिया, AW2 एंड स्विंग सीख लिया और ये सारे यूआई के सीख लिए। बोलते अच्छा चल 2 दिन में मुझे गेम बना के दिखा। तो एक फोन में जो नोकिया 1108 जो छोटे फोन में गेम्स होते थे, लाइन होती थी, एक बॉल होता था, बॉल बॉल को टच करती थी और लाइन से टच करना था। तो उन्होंने बोला कि तू ये गेम बना के दिखा दे मुझे और तेरे पास सिर्फ 2 दिन टाइम है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं 2 दिन में आपको बना के दिखाता हूँ। तो उनको लगा कि ये तो बना नहीं पाएगा। फिर मैं गया, रात भर और टाइम दिया, दिन भर टाइम दिया। फिर 2 दिन में मैंने उनको गेम बना के दिखाया, प्रॉपर यूआई के साथ, प्रॉपर कलरफुल बॉल एंड स्टिक के साथ। बड़े खुश हो गए, बोले ठीक है बहुत बढ़िया। तो फिर फोर्थ सेमेस्टर के बाद मैं फिफ्थ सेमेस्टर में भी वैसे उनके पास गया, सर इस बार भी मैं हैदराबाद जाना चाहता हूँ और अभी जो है जावा, कोर जावा से आगे एडवांस जावा मुझे पढ़ना है। फिर भी वही बोले ठीक है तू अपना अटेंडेंस देख ले। मतलब ठीक है मैं देख लूंगा।
मैं ऐसे चला गया हैदराबाद, फिर मैं गया तो एडवांस जावा ऐसे करके सीखा। छुट्टियों में तो मैं वहां जाता ही जाता था, लेकिन 1.5 महीने 2 महीने 1.5 महीने का टाइम लेके मैं वहां पे रहता था। ऐसे मैं पूरा कोर जावा, एडवांस जावा, फिर स्प्रिंग एंड हाइबरनेट, जो जावा के फ्रेमवर्क पे काम करता है उसको पता होगा, तो स्प्रिंग, हाइबरनेट, डेटाबेस, फिर एंड्रॉइड वगैरह सब धीरे 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 मैं 2013 2014 से 2015 के बीच में ये पूरा मैंने सीखा। और इसका बहुत बड़ा फायदा मिला, बहुत बड़ा फायदा मिला, क्योंकि जब मैं वहां पे पढ़ रहा था, मेरे कोर्स के कुछ कंटेंट छूट रहे थे। मुझे पता था कि हाँ, मेरे कोर्स के कंटेंट छूट रहे हैं, और लोग भी बोलेंगे कि हाँ आपके कंटेंट छूट रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हो, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। लेकिन ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि आपके लिए क्या जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है, जो आपके लिए जरूरी हो वो करना बहुत जरूरी है आपके लिए, सिंपल है। और लोग बोलेंगे कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, सब जरूरी है, लेकिन आप देखो आप अपना करियर कैसे, किस वे में आगे देखना चाहते हो। तो मेरा क्राफ्ट सिंपल करना सा है मुझे आपको, करियर अपने दिख आप रहा को कैसे, आपकी स्किल्स को कैसे आपको क्राफ्ट करना है, कैसे आपको होन करना है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे एक मजेदार चीज आपकी क्या दिख रही है कि आप जो कुछ भी कर रहे थे, मैं तो बार अभी एक पल के लिए तुरंत वहां चला गया जहां मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश का संघर्ष था। वहां पे आज एक बालक सिलेबस उसके लिए कम पढ़ रहा है, वो पढ़ाई के छुट्टियों में, तो छुट्टियों में पढ़ाई के बीच भी हैदराबाद जा जाके एक्स्ट्रा पढ़ने को तैयार है। और सबसे मजेदार बात, जब आपने वो 2 दिन का चैलेंज लिया और कुछ आउटपुट डिलीवर किया, क्या गजब का कॉन्फिडेंस उसने आपके अंदर बूस्ट किया होगा और आपके प्रोफेसर के अंदर बूस्ट किया होगा, क्योंकि आप शायद वो कॉर्पोरेट कल्चर सीख चुके थे। क्योंकि वहां यही है कि आपको टास्क है। मिलेगा, आपको डिलीवर करना है, यू हैव टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, आपको डिलीवर करना है, दैट्स इट। तो ये बहुत शानदार अचीवमेंट आपके लिए रही। तो ये ट्रांजिशन बहुत बड़ा हो चुका है मेरे ख्याल से, वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश से लेकर के यहाँ तक की यात्रा। फिर आगे क्या क्या हुआ? ठीक है, मेरे लिए भी बड़ा थोड़ा अच्छा है कि मैं अपनी पुरानी उसकी चीजों को याद कर रहा हूँ। मेरे अंदर भी अभी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। तो फिर आगे क्या हुआ, मैं उसके बाद सारी चीजें कंप्लीट किया और इसका बहुत बड़ा फायदा मिला। जब मैं वापस आता तो कोर्स अपना पढ़ता, क्योंकि कोर्स बहुत जरूरी था, आप पास होने मार्क्स चाहिए आपको। लेकिन वहां पे एक और प्रॉब्लम थी कि मैं डेवलपमेंट की तरफ तो जा रहा था और कहीं और भी जा सकता था मैं, लेकिन वहां पे कोई गाइड करने वाला नहीं था। जैसे मुझे एम्बेडेड सिस्टम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, कोई वहां पे बताने वाला नहीं था मुझे कि हाँ एम्बेडेड सिस्टम्स में ऐसे जा सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर था जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको मैं खुद से पढ़ता था, लेकिन कोई और ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट बताने वाला कोई नहीं था कि हाँ ये डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे कैसे हो रहा है। ये बहुत जरूरी था, जो कि थोड़ा मिस हुआ। बट मैं बोला ठीक है यार, चलो सारी चीजें तो नहीं ग्रैब कर सकते, कुछ ना कुछ चीजें तो मिस होंगी ही होंगी, तो श्योर था। फिर उसके बाद लास्ट सेमेस्टर में कैंपस प्लेसमेंट के लिए टीसीएस आई। टीसीएस वो पहली कंपनी थी जिसके लिए आई थी। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इंग्लिश तो इम्प्रूव हो चुकी थी, लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है कि जब आप कैंपस प्लेसमेंट में एमएनसीज के लिए बैठ रहे हैं, उसके लिए क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 60%। बहुत सारी कंपनीज का 60% होता है, 65% होता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं, और ऑलमोस्ट एमएनसीज जिनको, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा क्योंकि मैं फ्रेंड्स वगैरह भी हैं यहाँ पे। तो एमएनसीज ऐसी होती है जिनको रीजनिंग चाहिए होता है, और रीजनिंग सॉल्व करने के लिए देती है। मेरी रीजनिंग उतनी स्ट्रांग नहीं थी, रीजनिंग जो है फर्स्ट राउंड होता है, और मेरे को इतना इतना कॉन्फिडेंस था कि यदि मैंने रीजनिंग किसी भी तरीके से निकाल ली, ईमेल राइटिंग निकाली, ईमेल राइटिंग तो ठीक थी, तो उसके बाद मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि आगे टेक्निकल, और टेक्निकल पे मैंने मेहनत की थी। तो जब टीसीएस का जब वो स्टार्ट हुआ तो मैं रीजनिंग के लिए गया, तो सेट ऑफ क्वेश्चंस थे जिसको मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं रीजनिंग निकाल पाऊंगा, बट फिर भी मैंने बोला देखो, यदि नहीं दूंगा तो वैसे भी कुछ नहीं होना है। फिर वही दिमाग है सेम मेरे दिमाग में, नहीं दूंगा तो वैसे भी कुछ नहीं होना है, तो काम करो दे लो। मैं गया वहां पे, पढ़ता रहा, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस लेके उनके आंसर्स देखता रहा, ट्राई करता रहा सॉल्व करने का, और लकीली ऐसा हुआ कि मेरा जो स्टार्ट सुबह से स्टार्ट होता है स्क्रीनिंग, तो फर्स्ट राउंड में वो लोग एलिमिनेट करते हैं जिसको करना होता है, तो मेरा सबसे टाइम लास्ट में आया, इवनिंग में आया। उस टाइम पे मैंने फर्स्ट राउंड दिया अपना। तो उसमें क्या था कि वो जो रीजनिंग में करके गया था, पहले ट्राई कर रहा था, वही वही रीजनिंग वहां आ गए। मैं कर लिया, आंसर्स वगैरह सारे लगा दिए, ईमेल राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर
रहा था मैं बैठे बैठे, और सेम ईमेल राइटिंग वहां पे आ गई, मैंने लिख दिया, और रीजनिंग मतलब फर्स्ट राउंड मेरा था वो निकल गया। फिर मैं एचओडी सर के पास तुरंत गया कि सर मेरा तो फर्स्ट राउंड निकल गया, अब सेकंड राउंड का है। तो एचओडी सर को इतना कॉन्फिडेंस था, वो बोलते हैं कि जा तेरा हो गया, तू जा, ऐसे बोलते जा तेरा हो गया तू जा। मैं बोला ठीक है सर। तो फिर मैं उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू के लिए गया। तो टेक्निकल में जब ऑलरेडी आप प्रिपेयर हो ना, तो आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस आता है, और इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आपके पास यदि नॉलेज थोड़ा कम है तो चलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। तो वो कॉन्फिडेंस मेरे पास था जब मैं इंटरव्यू में वहां पे गया। तो क्या क्वेश्चन पूछते थे, क्योंकि मैं आगे बहुत पढ़ लिया था, बहुत सारी चीजें आ रही थी, तो मेरे लिए वो क्वेश्चन का लेवल कुछ नहीं था, बहुत छोटे छोटे लेवल से, सी में प्रोग्राम बना दो, ये प्रोग्राम बना दो। तो ऐसे में फर्स्ट राउंड बहुत, सेकंड राउंड बहुत इजीली निकल गया। फिर उसके बाद एचआर राउंड था, एचआर राउंड, एमआर राउंड, ये सब था। फिर एचआर राउंड में एक प्रॉब्लम थी इंग्लिश की। इंग्लिश, अब मुझे लिखने में कोई इशू नहीं था, इंग्लिश में लिखता था, अच्छे से लिखता था। अब बात आती थी फ्लुएंसी की। जब हम बोलने लगते हैं, जब हम बोलते हैं, तो उस टाइम पे हमारा इंग्लिश फ्लुएंट होना चाहिए। तो जो एचआर था, जाहिर सी बात है एचआर है तो इंग्लिश में पूरा होगा। तो मैं फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना कि यदि आपके पास नॉलेज कम है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप ये निकाल लोगे, तो आप निकाल लोगे। तो मैं वहां जब चेयर पे गया, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे यही दिखता था कि यार मुझे निकालना है, क्रैक करना है ये। और जो भी कुछ भी आंसर पूछता, मैं सब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता, भले मेरी इंग्लिश टूटी फूटी थी, भले ग्रामेटिकल मिस्टेक्स था। टाइम तक इंग्लिश बोलता था मैं, बस ग्रामर मिस्टेक्स होते थे, तो मैं पूरा उनको आंसर देता गया। मैं रिज्यूमे जो बनाया था वो डीएसवीवी से था, और डीएसवीवी में साइकोलॉजी पढ़ा था। मैं जो उसमें डाला था, उसमें योग, साइकोलॉजी और बहुत सारी चीजें डाली थी। अब जाहिर सी बात है, रिज्यूमे है, एचआर है, तो एचआर का ध्यान उस पर जाएगा, एचआर का ध्यान उस पर गया। और सिर्फ उस एक साइकोलॉजी पॉइंट को लेके एक स्वॉट एनालिसिस होता है, जो आपने भी हमें लास्ट सेमेस्टर में बताया था शायद, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में स्वॉट एनालिसिस की बात हम लोगों की चलती थी। तो स्वॉट एनालिसिस वहां पे लिखा था, वीकनेस, स्ट्रेंथ और ये सारी चीजें होती हैं। अब वो पूछने लगा, अब तुम साइकोलॉजी तुमने पढ़ा है, ये स्वॉट एनालिसिस है, इसको तुम कैसे करोगे? अब जो साइकोलॉजी जानते हैं उनको पता होगा कि उसमें क्वेश्चनर होता है, उसके स्टैटिस्टिक्स होते हैं, आपको निकालना होता है। मैं 15 मिनट ये पूरा लिया, पूरा एक्सप्लेन करता गया बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। और एचआर ने पूरा ट्राई किया कि ये मेरे को मेरा कॉन्फिडेंस लूज कर दे, लेकिन कॉन्फिडेंस लूज होने का नाम नहीं था। मतलब मैं लूज हो ही नहीं रहा था कॉन्फिडेंस मेरा, मैं ऐसे बोलता गया। अब फिर जब मैं वहां से निकला ना, तो अंदर से कॉन्फिडेंस तुरंत आ गया कि भाई अब तो हो जाना है। फिर मैं एचओडी सर के पास वापस से मिलने आया, सर 1 2 3 राउंड सब हो गए हैं, अब खाली 4 राउंड बचा है। तो बोलते हैं कि अरे टेंशन क्यों ले रहा है, तू जा आराम से बैठ। तो फिर वहां पे रात को, चूंकि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत बच्चे होते हैं, टाइम लगता है, तो रात को लगभग 1 या 1:30 बजे रिजल्ट आया। उस टाइम तो मैं कॉलेज में ही था। तो जब रिजल्ट आया, उसमें नाम आया, तो नाम भी आने का बड़ा गजब टाइमिंग थी। जैसे 10 लिस्ट बनी, 10 लिस्ट में 10 एक ऑडिटोरियम में बिठा दिया गया, जैसे हमारे यहाँ बीएसवी में ऑडिटोरियम, ऐसा ऑडिटोरियम कॉलेज में था। वहां पे बिठा दिया गया आपको, और सबकी एक एक बारी बारी से लिस्ट से नाम बोलना चालू कर दिया गया। 10 या 15 लिस्ट थी, ऐसे कुछ तो थी। यदि 10 लिस्ट थी, तो जो 9 लिस्ट था, उसमें मेरा नाम कहीं भी नहीं था, और जिसका जिसका होना था हो चुका था। 10वीं लिस्ट आई, 10वीं लिस्ट में, एक लिस्ट में लगभग लगभग 50 बच्चों का नाम होता था, 50 या 40 ऐसे कुछ करके। 38 नेम उन लोगों ने बोल दिए, सिर्फ 2 नेम बचे थे, लेकिन फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस था कि उस 2 नाम में ना मेरा नाम होने वाला है, क्योंकि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं लग गया था कि हाँ नहीं, कोई भी हो, मुझे तो एक सीट चाहिए, 2 नाम में से मुझे एक नाम चाहिए। वो सेकेंड लास्ट जो नाम था वो मेरा था। बहुत पेशेंस के साथ बैठा रहा, कि क्योंकि जब आप ऐसे टाइम पे बैठे होते हैं ना, तो आपके अंदर पेशेंस नहीं रहता, लगता है कि अरे यार 1 लिस्ट, 2 लिस्ट, 3 लिस्ट, लास्ट लिस्ट निकल गई, सेकंड लास्ट नेम बचा है, खाली सिर्फ 2 नेम बचे हैं, और वो भी लोग ऐसे बोलते हैं कि लास्ट 5 नेम, लास्ट 4th नेम, लास्ट 3rd नेम ऐसे, और अंदर से होता जाता है फिर ऐसे। ग्रैंड फिनाले होता है, उस टाइप का माहौल बनाते होंगे।
हाँ, उस टाइम का बिल्कुल माहौल बनाते हैं वो लोग और वैसे ही नाम अनाउंस करते जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैं बड़ा अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आई कि चलो यार अब तो अपने पैरों पे खड़े हो गए। फिर उसके बाद मैं घर पे भाई को बताया, सब लोग को बहुत अच्छा लगा। फिर कुछ दिन बाद ऑफर लेटर आया। फिर ऐसे करते-करते मैं फिर भी मेरी ट्रेनिंग रुकी नहीं। देखिए मेरी जॉब लग गई थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि ट्रेनिंग तो करनी ही करनी है। तो जॉब लगने के बाद भी मैं हैदराबाद गया। जॉब जैसे ही वहां से मैंने मेरा प्लेसमेंट हुआ, सब कुछ वहां पे क्लियर हो गया। प्रैक्टिकल्स एंड असाइनमेंट सब सबमिट कर दिए। फिर मैं वापस हैदराबाद गया। अब की बार गया तो डायरेक्ट 6 महीने के लिए गया और इसमें बहुत सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, मैंने बहुत सारी चीजें वहां पे सीखी जो कि टीसीएस के टाइम पे मुझे काम आया। और मीनवाइल वहां पे मैंने एक एंड्रॉइड डेवलपर का जॉब भी किया जो कि मेडजिनी के नाम से है। तो जॉब मैंने 6 महीने इसी पीरियड में किया जब मैं जॉब करता था और मैं जब क्लासेस भी करता था। तो उस टाइम पे मैंने एंड्रॉइड भी सीख लिया था साथ साथ में, और साथ साथ में एंड्रॉइड पे जॉब भी कर रहा था। ये जो मैथ दीदी वाला जॉब था, ये आप कब कर रहे थे? प्लेसमेंट के पहले या उसके बाद में? ये प्लेसमेंट के बाद कर रहा था मैं उस टाइम पे। अब प्लेसमेंट मेरा हो चुका था, तो ये समझ लीजिए एक एज अ इंटर्नशिप टाइप से था। उनको मैंने पहले ही बोल रखा था कि मेरा हो गया है यहाँ पे और मैं 6 महीने काम कर पाऊंगा। तो उनके यहाँ उन्होंने रख लिया मुझे। बहुत लो लो सैलरी थी और मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि किस सैलरी पे मैं वहां पे काम कर रहा था। बट हाँ, मुझे इतना पता था कि सैलरी तो नहीं देखनी है, बस ऐसा करो काम करते रहो, खाली काम करो, सीखते रहो। सैलरी बहुत कम थी, मैं काम करता रहा। हाँ, बस इतना था कि जेब खर्चा निकल रहा है अपना, थोड़ी बहुत सेविंग हो रही है, मैं उस उस पे समय काम करता रहा। आपको ऑलरेडी प्लेसमेंट मिल चुका था, लेटर का इंतजार था? हाँ, प्लेसमेंट मिल चुका था, ऑफर लेटर भी आ गया था मेरे पास। अच्छा। तो ऑफर लेटर के आने के बाद मुझे ज्वाइनिंग का वेट करना था। ओके। और उस मीनवाइल टीसीएस या बहुत सारे जो एमएनसीज हैं वो आपको एक कोर्स देती हैं कंप्लीट करने के लिए ऑनलाइन। तो मैं ऑनलाइन वो कोर्स कंप्लीट कर रहा था उनका, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा। आपकी शिद्दत को देखते हुए, क्योंकि आदमी क्या होता है ना कि जब उसको सफलता मिल जाती है तो फिर वो चादर तान के थोड़ा आराम करना चाहता है कि चलो भैया कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ पहुंच गए। लेकिन जो आपके अंदर ये जो मैंने एक चीज देखी कि आपकी वर्कोहलिक नेचर की, आपको प्लेसमेंट मिल चुका है, ज्वाइनिंग लेटर ऑफर लेटर आ चुका है, ज्वाइनिंग करनी है, बीच का समय है उसमें आप ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं टीसीएस की, लेकिन आप फिर भी जिद्दी हैं कि आपको सीखना होगी। कितनी गजब की चीज है, क्योंकि क्लासरूम में वो आप नहीं सीख पाते जो आप वर्क प्लेस पे जाके रियल टाइम पे सीखते हैं, क्योंकि लोगों का तरह तरह का व्यवहार, जब आपको किसी टास्क के एवज में पैसे दिए जाएंगे और उस पैसे के एवज में आपसे काम लिया जाएगा, और कैसे लोगों को मैनेज करना है, कैसे उन चैलेंजेस को फेस करना है, और जो बॉस नाम की एक चीज होती है, टीम लीडर नाम की एक चीज होती है, उसको फेस करना, दिन भर आना जाना, खाना बनाना, मतलब आई थिंक आपने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एक क्लासरूम बना लिया था और आप बहुत अच्छे से, बहुत स्पीडली सीख रहे थे। तो मेरे ख्याल से सफलता तो आपको बहुत शानदार हाथ लगनी ही थी। तो मेरे ख्याल से फिर उसके बाद वो दिन आया होगा जब आपने ज्वाइनिंग की। तो ऐसा था, मेरे जब कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ था ना, तो मेरे दिमाग में एक साफ साफ बात क्लियर थी कि अब मैं उस भीड़ में से तो नहीं हूँ। बिल्कुल। भीड़ तो अभी भी है, उस भीड़ में से तो मैं निकल चुका, लेकिन अब वो क्राउड नहीं है। क्राउड छोटा है, लेकिन इस भीड़ से भी निकलना है। तो यदि उस भीड़ से भी निकलना है आपको, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो सिर्फ उस भीड़ से निकलने के लिए मैंने बोला, भाई चलो वापस चलो और वापस ट्रेनिंग लेते हैं। क्योंकि टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है, छुट्टियां हो चुकी हैं, आप घर जाओगे, वहां बैठे रहोगे, सोओगे। मस्ती का टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने भी किया। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, सिर्फ काम काम काम। अभी सिर्फ काम बता रहा हूँ, मस्तियां तो बता नहीं रहा हूँ अपनी। तो उसके बाद मैं वहां पे ट्रेनिंग लिया। फिर 6 महीने वहां कंप्लीट करने के बाद, सीखने के बाद, मैं टीसीएस में जब मेरा ज्वाइनिंग आ गया, उसके बाद मैंने अहमदाबाद से ट्रेनिंग करी। अहमदाबाद से ट्रेनिंग करी, वो 3 मंथ्स की ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग बहुत शानदार थी, और ट्रेनिंग ऐसी थी कि जो ट्रेनिंग में होने वाला था वो पहले से ही पता था मुझे। ट्रेनिंग जावा पे थी, और जावा क्या, कोर जावा, एडवांस जावा, फ्रेमवर्क, एनॉल एनॉल सब आते थे। तो यहाँ पे इसका फायदा मुझे बहुत बेहतरीन फायदा मिला। और उस टाइम पे मैं जब वहां पे गया, तो वहां पे एक टेक लीड होता है, एक बिज लीड होता है। यदि अब हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट में, अब आ गया मैं एक्चुअल एमएनसी टीसीएस में आ गया मैं। वहां पे एक टेक लीड होता है जो आपको टेक्निकल सारी चीजें सिखाता है, बताता है। और एक बिज लीड होता है। बिज लीड क्या करता है, आपको बिजनेस की जो चीजें होती हैं, जैसे ईमेल राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ईमेल लिखने का तरीका, स्पीकिंग का वे क्या है, आपको कैसे बात करना है, ये सारी चीजें बिज लीड सिखाते हैं।
वो ये थे। अब जो टेक लीड थे उनसे भी मेरी अच्छी खासी बन गई, वहां पे जान पहचान हो गई। टेक लीड तो थी, फिर धीरे धीरे मैं उनको बताया कि हाँ मुझे ये आता है। एक टाइम ऐसा है जो टेक लीड थे उन्होंने पूरी बैच को मेरे भरोसे छोड़ दिया, और वो आते ही नहीं थे। मतलब भाई प्रवीण जो करना है तुम कर लेना, क्लास ले लो। वहाँ एक ऐसा बहुत बड़ा हॉल होता है जिसको ओडीसी बोलते हैं, और उस हॉल में अलग अलग बैचेस होते हैं जो ट्रेनिंग के लिए गए होते हैं वहाँ पे, उनके लिए अलग अलग एलसीडीज होती थी। तो वो टाइम ऐसा था, वैसे तो कोई ज्वाइनी न्यू ज्वाइनी को फ्रेशर्स को अलाउ नहीं था वहाँ पे यूज करना और क्लास लेना, लेकिन मैं वहाँ पे बोल के करता था। और ऐसा था कि मेरे बैच में लगभग जो लोग थे वो टोटल 60 लोग थे, 60 लोग थे। 60 वो बैच तो था ही, उसके बगल में एक और बैच था, बैच बैठता था। तो जब मैं पढ़ाता था ना, तो मेरा बैच पढ़ता तो था ही, एक दूसरा बैच भी पढ़ता था, और एक और भी बैच पढ़ता था, वो भी बैच पढ़ता था। मतलब एक साथ में 3 बैच को वहां पे पढ़ाया था, क्योंकि मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो सब पढ़ा हुआ था। तो फिर उसके बाद मैं वहां से सबको पढ़ाता गया, सबसे इवन वो जो मेरा बैच था उसके अलावा भी और बैच थे जो बोलते यार कि हमें नहीं आ रही, हमें पढ़ा दो। तो वो लोग अपने यहाँ बुलाते थे कि आ जाओ यार मेरे यहाँ क्लास ले लो। एक तो मैं उनके यहाँ भी क्लास लेने ऐसे जाया करता था। वैसे कुछ नहीं तो 200 जो लोग थे उनसे जान पहचान मेरी अच्छी खासी हो गई। और ऐसा नहीं था कि मैं 200 जो ऑलमोस्ट, उनमें से 150 को मैं पर्सनली बात भी करता था, उनको पर्सनल जाके उनके टेबल पे बताता भी था। कई लोग ऐसे थे जो बोलते थे कि जैसे मेरी इंग्लिश उस टाइम पे भी ज्यादा मतलब वैसी नहीं थी, बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी जिसको मैं समझ नहीं पाता था। तो वहां पे 2 कोर्सेज कंप्लीट करने मैंडेटरी होते थे। एक तो टेक्निकल वाला जो कोर्स बताया, एक बिजनेस से रिलेटेड था जो इंग्लिश वगैरह होता था, और भी कोई कोर्सेज होते थे। अब मैं क्या करता था यहाँ पे कि जिनका इंग्लिश अच्छा था उनको बोलता भाई ऐसा कर, तू अपना प्रोजेक्ट मुझे दे दे, मैं तेरा प्रोजेक्ट बना देता हूँ और तू मेरा ये पूरा कोर्स कर दे। वो क्या करता था, वो पूरा कोर्स कर देता था मेरा, और मैं उसका प्रोजेक्ट कर देता था। तो ऐसे कर करके मैं वहां पे सीखा, और फिर वो धीरे धीरे मतलब और भी लोगों से वहां पे पहचान हो गई मेरी। उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। फिर वहां से मैं पुणे आ गया। पुणे आने के बाद यहाँ पे एक्चुअल जब इंडस्ट्री में आया, फिर देखा यहाँ पे काम कैसे होता है, तो वर्क कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ का। और जो कॉलेज में आप करते हैं वो डिफरेंट है। आपको यहाँ पे डेडलाइन होगी, टाइम होगा, मैनेजर होगा आपके ऊपर, टेक लीड होगा आपके ऊपर आपके सीनियर्स होंगे। आपको उस डेडलाइन में काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। आपका एटीट्यूड अलग होना चाहिए, आप टाइम के पंक्चुअल होने चाहिए। टाइम के पंक्चुअल को लेके मैं भी पहले थोड़ा टाइम को लेके पंक्चुअल नहीं था, जब यूनिवर्सिटी में था तो उतना तो पंक्चुअल नहीं था, बट ठीक था, अपना जो काम था वो चल रहा था। मास्टर्स में थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन जब इंडस्ट्री में आए तो आपको होना ही पड़ेगा। आपका ऑफिस टाइमिंग है 9 बजे, तो आपको 9 बजे आना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए जो लोग थोड़े, जिनको काम करना आता है, जो काम करते हैं, उनको छूट हर जगह मिलती है। मुझे छूट कॉर्पोरेट में भी मिली, मैंने भी यहाँ पे आके बहुत मेहनत करी। एक जो प्रोजेक्ट मिलता था वो तो मुझे मिला ही मिला। देखिए इंटरव्यू अलग अलग स्टेप्स पे होता है। अब मैं थोड़ा कॉर्पोरेट का बता देता हूँ क्या होता है। जब ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के टाइम पे आपको टेक लीड बिज लीड बताए, वहां पे आपको ट्रेन किया जाएगा उनके काम के अकॉर्डिंग, कि उनको किस टाइप का काम है आपको ट्रेन करेंगे। भले आप किसी भी ब्रांच से हो, जैसे बीटेक करने वाले जो बंदे या बी करने वाले जो बंदे आते हैं, उनका ब्रांच अलग अलग होता है। ब्रांच इन द सेंस सब्जेक्ट, कोई केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, कोई मैकेनिकल से बिलोंग करता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक से बिलोंग करता है। लेकिन ये जो टीसीएस है, जिसको सर्विस बेस्ड कंपनी बोलते हैं, ये सारे ब्रांचेस से बच्चों को उठा लेती है। जब ये सारे बच्चों को उठा लेती है और अपने यहाँ ले जाके इनको ट्रेन करती है, उनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनको किस पे काम कराना है, तो ट्रेनिंग देने के बाद इनको डिप्लॉय करती है अपने प्रोजेक्ट पे। तो जब मुझे इसने डिप्लॉय किया, तो अब मुझे जो प्रोजेक्ट मिला था वोडाफोन इंडिया लिमिटेड का मिला था। वोडाफोन को आप जानते होंगे, उनका जो प्रोजेक्ट है वो टीसीएस हैंडल करती है। तो सारी चीजें जो उनका सिम ले रहे हैं आप, एक्टिवेशन कर रहे हैं, सारी चीजें टीसीएस के थ्रू होता है। तो जब मैं टीसीएस में यहाँ पे आया, काम देखा, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप स्कूल लेवल, सॉरी कॉलेज लेवल पे आप जावा की 10 फाइल 20 फाइल बना रहे हैं, यहाँ पे जावा के 1000 फाइल्स हैं। आप जावा का जब कोड कर रहे हैं, तो आप एक फाइल में कोड कितना लिखेंगे आप, 1000 लाइन, 2000, 3000, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे एक एक फाइल में 60,000 कोड लिखे हुए हैं। 60,000 है, किसी में 20,000 है। अब आपको सीखना है, आपको खुद से अडॉप्ट करना है। वही होता है, स्केल अप होता है। जैसे कहते हैं ना कि नेट प्रैक्टिस हो रही होती है और मैच में हम उतर गए होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कितनी हाँ
थे कि वो प्रोटोटाइपिंग आप कर रहे होते हैं या एक छोटे स्केल में कर रहे होते हैं, वही लार्ज स्केल में आपको करना है। तो जिसने छोटे स्केल पे कुछ काम किया है ठीक ठाक, वो लार्ज स्केल पे शिफ्ट हो सकता है, लेकिन जिसने यही हाँ, नहीं किया उसके लिए तो स्ट्रगल से बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। वो जो छोटे लेवल पे आपको काम करना है ना, वही सारी चीजें बड़े लेवल पे मिलेंगी आपको। अब ऐसा थोड़ी कि बड़े लेवल पे जाके सिंटैक्स चेंज हो जाएगा, सिंटैक्स तो वही रहेगा ना जो आप कोड लिख रहे हैं। तो तो अब यदि आपको मैं सिंटैक्स यहाँ पे नहीं एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा, दो चीजें। पहला, आपने एक डिसिप्लिन की बात की, वो भी सेल्फ डिसिप्लिन की बात, जो कि मेरे ख्याल से पहले से जितना सीख जाए इंसान, जो सेल्फ डिसिप्लिन रहे, मौज मस्ती वो भी करता है, जीवन के आनंद वो भी लेता है, लेकिन वो सेल्फ डिसिप्लिन होकर अपना समय बचाता है और अपने लिए बेहतर करता है। दूसरा, आपने ये भी कहा कि अगर आप डिलीवर करते हो तो लोग आपके साथ थोड़ा स्कोप रखते हैं, और ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला आपको एक एसेट समझता है, लायबिलिटी नहीं मानता। और जो तीसरी बात अभी आपने कही, उससे मेरे को ये चीज नजर आती है कि प्रवीण, जैसे मान लो कोई अगर 10 लाइन ऑफ कोड्स में भी 4 एरर नहीं ढूंढ पा रहा है, उसके लिए 10,000 लाइन ऑफ कोड्स में तो ढूंढना बहुत दूर की बात है। तो मेरे ख्याल से वो एरर को फाइंड करना, प्रॉपर डिबग करना, प्रॉपर सिंटेक्स लिखना, कोड को ऑप्टिमाइज करना, ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर कोई भी बच्चा उस बड़ी दुनिया की सोच रहा है, तो ये फिर से उसी जगह पे बात आती है जो पहले से अपन ने शेयर की, कि हम लोग को आज अभी इस वक्त हम अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं, तो अपने काम में हम बेहतर करने की कोशिश करें, तो हमारे लिए बहुत बड़ी संभावनाएं खुली हुई है। क्योंकि इसमें मजेदार चीज क्या होती है ना, करत करत अभ्यास से, करत करत अभ्यास से, क्योंकि लोग अभ्यास उसका करते नहीं है और हासिल करना चाहते हैं। और आपने चूंकि उसका अभ्यास इतना ज्यादा कर लिया था कि आपके लिए हासिल करना मुश्किल ही नहीं रहा। और ये बिल्कुल आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट मेरे को लग रहा है, जैसे कहते हैं ना कि पात्रता का विकास की बात आप कहें, या वो अभ्यास और वैराग्य की बात कहें कि भाई अच्छी चीजों का अभ्यास और गड़बड़ चीजों से वैराग्य, या फिर कहें साधना से सिद्धि। आप लगे रहे, करत करत अभ्यास करते रहे, तो सिद्धि आ गई, एक्सेलेंस आ गया, और फिर उसके बाद जो आगे की कहानी है वो और शानदार है। बताइए। अ, सही बोला भाई आपने, अभ्यास तो बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा कि जब मैं बता रहा था आपको कि हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहा था, तो मुझे एक चीज और क्लियर थी। और मैं बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन, जब आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, तब आपको पता चलती है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो उस टाइम पे जब मैं हैदराबाद से था, तो और कहीं ना कहीं लोग मुझे मिल जाते थे जो मेरे कोचिंग के डायरेक्टर थे। एक्चुअली कोचिंग तो बहुत बड़ी थी और धीरे धीरे करके बहुत अच्छे, तो उनसे भी मेरी जान पहचान हो गई थी आप वहाँ हैदराबाद में कोचिंग के एक डायरेक्टर। ही हैदराबाद की एक ही कोचिंग में आपने सारे कोर्सेज किए? हाँ, एक ही कोचिंग में, नाम भी बता देता हूँ मैं। बता ही दीजिए उसका नाम, क्योंकि ये बड़ी मजेदार चीज हाँ, क्योंकि है। और उसको खोजा कैसे आपने? सीनियर्स के जानकारी से खोजा? हाँ ओके। हाँ, ये सीनियर्स की जानकारी से मैंने खोजा। तो दुर्गा सॉफ्ट करके एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और जिसके दुर्गा वहाँ का डायरेक्टर है, उनके एक छोटे भाई है नागौर, नागौर बाबू जिनका नाम है, जो जावा कोर जावा पढ़ाते हैं। और जिनको जावा पढ़नी है तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि यूट्यूब पे दुर्गा सॉफ्ट सोल्यूशन नाम से एक चैनल है, उस पे कोर जावा की SCGP जो सर्टिफिकेशन होता है जावा से रिलेटेड, उनके सारे कोर्स डले हुए हैं। जिनको चाहिए वहां से वो देख सकता है। बहुत सही जवाब पढ़ाते हैं, बहुत सही जवाब पढ़ाते हैं। तो फिर मैं उनसे उनसे देखिए, उस कोचिंग में पढ़ते हुए मैंने उन जो नागौर बाबू हैं, जो डायरेक्टर के छोटे भाई, उनसे अच्छी खासी जान पहचान हो गई मेरी। तो जब उनसे मेरी जान पहचान हो गई, जो 150 लड़कों को पढ़ाते हैं, तो फिर उन्होंने उनसे बात करते करते वो बहुत सारी चीजें हमको बताने लगे कि इंडस्ट्री में ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। फिर उनके साथ अपन बाहर मैं डिनर वगैरह भी पे लेके गए हम लोगों को, मतलब 3 जो लोग जो थे उन लोगों को बोले चलो ठीक है, तुम लोगों को पार्टी देता हूँ। तो फिर ऐसे ही करके बाहर गए अपन उनके साथ। फिर उस एक मिनट, डेस्क पे उन्होंने यहाँ पे बहुत मैं सारी चीजें शेयर करी। एक बड़ी मजेदार चीज मुझे यहाँ दिख रही है, रिलेशनशिप्स। क्योंकि जब हाँ, रिलेशन। इसको एक्सप्लोर करता हूँ तो एक समय था कम्युनिकेशन स्किल नो डाउट इज एट टॉप, बट रिसेंटली ये माना गया है कि नेटवर्किंग स्किल भी बहुत मैटर करती है। और जो एक मैं एजुकेशन में ही कुछ रिसर्चेस जब पढ़ रहा था, तो मैंने एक चीज जानी कि आज का जमाना पता है किस तरह की एजुकेशन का है, जहाँ पे आप एक तरफ तो रिसर्च बेस्ड कंटेंट पढ़े पढ़ाएं, दूसरा रिलेशनशिप्स डेवलप करें। और मेरे ख्याल से ये एक मजेदार चीज है कि अगर आप नेटवर्किंग कर लेते हैं, रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं, तो आपकी रिलेशनशिप का कारण ये नहीं था कि आप कोई उनको अलग से कुछ कर रहे थे, आप चूंकि मेहनती थे, आप उनको बार बार उस पैशन के साथ मिल रहे थे, आप अचीव करते जा रहे थे, उस चीज ने उस रिलेशनशिप को बनाया। क्योंकि कई बार लोग सिर्फ ना रिलेशनशिप बनाने जाते हैं, तो उसमें चूंकि मेहनत नहीं करेक्ट। रहती, रिलेशनशिप फेल होते हैं। लेकिन जो मेहनत कर रहा है, जिसकी मेहनत दिख रही है, उसके साथ कोई भी जुड़ना चाहेगा। एंड इट इज सो ग्रेट कि आप अब उनके साथ डिनर पे जा रहे हैं। फिर क्या क्या चर्चाएं आगे हुई आप लोगों की?
आप दोनों परस्पर एक दूसरे को नॉलेज देने लगे। तो ऐसा हुआ कि ये जो चीज मैंने सीखी ना, ये डीएसपी से मैंने सीखी कि कैसे लोगों से कम्युनिकेट करना है और कैसे उनके साथ लंबी चर्चा करनी है आप। क्योंकि देखिए, यदि आप किसी किसी बंदे से बात करना चाहते हैं तो उसके उस बंदे के बारे में वो किस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है उसको आपको जानना पड़ेगा, और मेरे उस ख्याल सब्जेक्ट से में आपको भी थोड़ा एक्सपर्ट सबसे होना पड़ेगा। हर चीज जो आपने यहाँ बोल दी ना, मैंने डीएसवीवी से सीखी। डीएसवीवी ने शायद सबसे पहले जो आपको एक जो कला सिखाई होगी, जो आप अभी आप उसको सुनने को जिज्ञासु थे, क्योंकि इस दुनिया में आजकल प्रॉब्लम क्या है, हाँ, लोग थोड़ा भी जान लेते हैं तो वो फिर सुनाने को ही तैयार रहते हैं, सुनने को तैयार नहीं रहते। लेकिन सुनने को तैयार है। आप क्या है कि आपने एक क्वेश्चन उनको दिया और उसके बाद आप उनको सुन रहे हैं। फिर आपने एक क्वेश्चन उनको दिया, फिर आप उनको सुन रहे हैं। फिर आप उनको सम्मान दे रहे हैं, आप उनको एप्रिशिएट कर रहे हैं, और फिर आपको डीएसवीवी ने जो एक होलिस्टिक व्यू दिया चीजों का, इतनी सारी चीजें आपने यहाँ सुनी जानी सीखी हैं कि उस तरीके से नो डाउट कि आप किसी भी इंसान को पॉजिटिवली बहुत अच्छे से कहते हैं ना कि एंगेज कर सकते हैं, परसुएड कर सकते हैं। फिर कैसे क्या-क्या चर्चाएं उनसे हुई आपकी? तो ऐसे ये तो सच बात है कि डीएसपी से ही मतलब इनडायरेक्टली ये चीजें मुझे वहां से मिल गई, और जिसका अपन ने डे टू डे लाइफ में यूज किया। तो उसके बाद उनसे बहुत सारी चीजें मैंने जानी कि इंडस्ट्री में ऐसा होता है वैसा होता है। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई कि ये और पढ़ लो, ये और पढ़ लो। तो ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैं वहां पे बता रहा था। उसके बाद अब आगे आते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे जो हमारी बात हो रही थी। तो जो मैं हैदराबाद में सीखा, इतनी सारी चीजें सीखी, तो उन्होंने ये सारी चीजें मुझे गाइड करी थी कि हाँ, कॉर्पोरेट में जब जाओगे तो ऐसा होगा। जब मैं वहां टीसीएस में फ्लोर पे आया, एक्चुअल फ्लोर पे जहाँ पे मुझे काम करना था, तो मैं बहुत सारे जो लोग थे उनसे अलग था। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें पहले से ही पता थी। जब यहाँ फ्रेशर आते हैं, जो ट्रेनिंग होते हैं, जो कॉलेज से आते हैं, उनको जावा भी अच्छे से नहीं आती है। हुँ। जावा भी वो अच्छे से नहीं मान के आती, वो चला लोग जाता है, स्टार्ट करते हैं। मान के चला जाता है कि बेचारे सिलेबस पढ़ के आए होंगे, उसमें भी जावा जैसी उससे तो मर जावा, मिट जावा, लुट जावा टाइप का रिलेशन रहता है लोगों का। बहुत कम होते हैं जो आप जैसे जावा से पहले से इतना शानदार परिचय पाए हुए होते हैं। और मेरे ख्याल से ये बार-बार मेरे को एक चीज़ दिख रही है कि आपकी वो मेहनत है जो आपने एक्स्ट्रा कर ली, और ये कितनी मजेदार चीज़ है कि एक चीज़ होती है कि लोगों का एक लक्ष्य होता है बस कि हमें प्लेस हो जाना है। लेकिन आपके जैसा एक इंसान होता है जिसको ये पता है कि प्लेस होके भी क्या होना है, और उस जगह पे भी मुझे अव्वल आने के लिए मुझे पहले से मतलब एक चीज़ बहुत साफ दिख रही है प्रवीण आपकी पूरी स्टोरी में कि आपने जो पहले से कड़ी मेहनत कर ली, जो फ़ॉर्मूला हम बोल रहे हैं अभी का आराम बाद में परेशानी, या अभी की मेहनत बाद में आराम। तो आपने जो पहले से जितनी मेहनत कर ली, उतना एक तो आप लोगों से रेस में और आगे ही हो गए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ 10 लोग अगर रेस में हैं, तो आपको सबसे 100 मीटर आगे वैसे ही खड़ा कर दिया गया है। कि मतलब आप चूँकि पहले से उतना लेकर के आए हैं कि वो जब तक बेचारे दौड़ के आएँगे तब तक तो आप लीड लेके आगे खड़े हैं। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि आप जितना वेल इन एडवांस प्रिपेयर रहेंगे, आपको रेस में उतनी लीड एडवांस में मिली रहेगी। फिर भी हमें नहीं सोना है, हमें फिर से उस लीड को और बढ़ाने के लिए, बरकरार रखने के लिए फिर आगे कुछ सीखना है। जी, फिर आगे क्या हुआ? मेरे ख्याल से बड़ी गज़ब कहानी अभी है। मैं तो अब आगे मैं ये बता रहा हूँ कि जो प्रिपरेशन मैंने हैदराबाद में की, उसका बेनिफिट मुझे कैसे मिला, क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी है। हुँ, आप कैसे बहुत सारे लोगों से अलग स्टैंड हो जाते हैं, और कैसे आपको रिकॉग्निशन मिलता है, और कैसे आपको लोग जानने और समझने लगते हैं बहुत जल्दी। इसका क्विक इफेक्ट आपको कॉर्पोरेट में देखने को मिलेगा। तो जब ट्रेनिंग से बाहर निकला, अब मुझे एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ, जो वोडाफोन लिमिटेड बता रहा हूँ मैं। उस प्रोजेक्ट में जब मैं आया, तो वहाँ पे एक डेवलपमेंट टीम होती है। तो जो फ्रेशर्स आते हैं उनको बाय डिफॉल्ट कंसिडर किया जाता है कि इनको तो कुछ आता है नहीं, हुँ। और इनको टेस्टिंग में डाल दो, इनको ऑपरेशंस में डाल दो। देखिए, अलग अलग टीम होती है। जब हम आपको याद होगा, जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था फिजिबिलिटी एनालिसिस, टेस्टिंग, और बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर एसडीएलसी हम लोगों ने जो पढ़ा था। तो यहाँ पे उसी एसडीएलसी से रिलेटेड अलग अलग टीम्स होती हैं कॉर्पोरेट में। हुँ, हुँ। एनालिसिस के लिए अलग टीम होगी, टेस्टिंग के लिए अलग टीम होगी, कोडिंग के लिए अलग टीम होगी, जो ऑपरेशन से एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसकी अलग टीम होगी, जो एनालिसिस कस्टमर से लिख करके लेके आ रहा है सबकी अलग अलग टीम होगी। तो एसडीएलसी बहुत हेल्पफुल है। जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, ध्यान से उस एसडीएलसी को भी पढ़े और समझे। तो जब मैं वहां पे आया, तो बाय डिफॉल्ट कंसिडर होता था कि ये तो टेस्टिंग में जाएगा, ये तो ऑपरेशन में जाना चाहिए, और जो थोड़े बहुत अच्छे होते थे वो डेवलपमेंट में चले जाते थे। तो डेवलपमेंट से दो दो अंदर मेरा इंटरव्यू लेने आए कि चलो इस यहाँ पे भी इंटरव्यू होता है। देखिए, हर एक फेज पे आपका इंटरव्यू होगा। आप प्लेसमेंट हो जा रहा है आपका, तो ये मत भूलिए कि आपका इंटरव्यू
हो गया, अब आगे कोई इंटरव्यू नहीं है। जब आगे कॉर्पोरेट में जाएंगे तब भी आपको इंटरव्यू देने पड़ेंगे प्रोजेक्ट लेने के लिए। दूर दूर अंदर आए एकदम च्युइंगम चबाते हुए, मेरे सामने पैर फैला के थोड़ा बैठ गए, क्योंकि एक उनमें से यूपी से बिलोंग करते थे, तो मैं उनका देख के हुलिया समझ गया कि भाई ये तो यूपी वाले हैं। आगे बैठ गए, उनको लगा कि मैं तो फ्रेशर हूँ, एक्चुअली था तो मैं फ्रेशर ही। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया मेरे से। तो जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, एक क्वेश्चन पूछते, उस क्वेश्चन के आंसर में मैं 10 जवाब उनको दे देता। तो मुश्किल से मेरे से 3 या 4 क्वेश्चन पूछ पाए होंगे। बोलते हैं कि भाई तुझे इतना सब कैसे आता है? तो जब तक कम्युनिकेशन जो चल रही थी, जो अभी तक मैं बता रहा था इंग्लिश में चल रही थी, वो कम्युनिकेशन अब टर्न होके हिंदी में आ गई मेरे, क्योंकि आपको पता है कि और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। कम्युनिकेशन टर्न हुई हिंदी में, और हिंदी में बहुत सारी बातें हुई। और मुझे लग रहा है कि 15-20 मिनट इंटरव्यू हुआ। उनको एक्सपेक्टेशन नहीं था कि फ्रेशर वाला जो बंदा है वो उनसे क्वेश्चन पूछ लेगा और उनको जो नहीं आ रहा है वो बता देगा, और लिटरली ऐसा ही हुआ वहां पे। वो बेनिफिट मैं बता रहा हूँ कि एडवांस लेवल में जब प्रिपरेशन करता हूँ तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगी। मुझे तुरंत तो बेनिफिट मिला वहां पे। उन्होंने बोला ठीक है तू डेवलपमेंट टीम में है, आजा। और तुरंत उन्होंने बोला डेवलपमेंट में आ जा। मैं आ गया। अब तो जानते तो 2 ही लोग थे मुझे कि हाँ इसको ये सारी चीजें आती हैं, बाकी सब किसी को तो पता नहीं। तो वो आके बोले कि भाई ये लड़का, चूंकि जो जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था उनका एक्सपीरियंस था उस टाइम पे 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस थे वो जावा में टोटल अराउंड। तो उनको मेरा बड़ा अच्छा लगा, बोले कि इसका डेस्क मेरे बगल में सेटअप कराओ, ये मेरे साथ काम करेगा। तो मैं बोले तो अच्छी बात है भाई, क्योंकि चूंकि वो यूपी से भी थे थोड़ा, तो हेल्प करते हो। मैं आ गया उनके पास। 1-2 दिन काम उन्होंने नहीं दिया, फिर तीसरे दिन बोला भाई मुझे काम चाहिए, ऐसे थोड़ी चलेगा, आपको जो काम चाहिए वो दो मुझे। तो वहां पे इसका एक और स्टोरी बता रहा हूँ जिसमें आपको समझ में आया कि बेनिफिट आपको कहाँ मिल रहा है। एक थे प्रिंसिपल लेवल के आर्किटेक्ट थे। अब जो आर्किटेक्ट का लेवल होता है 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं, 18 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं। एक आर्किटेक्ट तो किसी और से डिस्कस कर रहे थे, किसी चीज का सॉल्यूशन बना रहे थे, और मैं फ्रेशर था, मुझे सिर्फ 3 दिन हुए आए हुए थे और उस डेस्क पे बैठे हुए। तो मैं उनका डिस्कशन बड़े ध्यान से सुन रहा था और समझ रहा था, क्योंकि मुझे सारी चीजें पता थी वो लोग क्या क्या बोले और क्या क्या करना चाह रहे हैं। तो उनका डिस्कशन खत्म हुआ, उन्होंने बोला कि यार ये तो नहीं हो सकता। अब मैं चूंकि फ्रेशर था ऐसे बोल भी नहीं सकता था, बट मैंने इंटरवीन किया और बोला सर ये मैं कर दूंगा, आप ये मुझे दे दो। तो बोले तू कर देगा, तू तो अभी आया 3 दिन पहले हुए तुझे आए हुए। मैंने बोला ठीक है सर आप दे दो, मैं करके देता हूँ आपको। उन्होंने मुझे काम दे दिया, मैंने उनको करके दे दिया। मुश्किल से 2-3 दिन लगे मुझे करने में, मैंने करके दे दिया। तो आपका जो एक इमेज बनता है प्रिंसिपल आर्किटेक्ट के सामने बहुत अच्छा बन गया। फिर उन्होंने और मुझे काम देने लगे। फिर एक और स्टोरी आई, मेरी टीम चेंज हो गई, मैं दूसरी टीम में गया, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा मोड़ आया मेरे मतलब करियर में। वो ये आया कि हर एक टीम का एसएलए होता है। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं ना, तो एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, यदि कोई बंदा सिम लेने जाता है वोडाफोन लिमिटेड का, तो सिम के एक्टिवेशन की एक टाइम पीरियड होता है कि ये सिम इतने टाइम पे एक्टिवेट होना चाहिए, वरना यदि एक्टिवेट नहीं कर पाया टीसीएस, तो टीसीएस को फाइन पे करना पड़ेगा वोडाफोन को। तो इसको सर्विस लेवल एग्रीमेंट बोलते हैं। ये सारे काम मैनुअल हुआ करते थे उस टाइम पे, कि ये कैलकुलेट करना, डेटाबेस में टेबल है। तो एक रिक्वायरमेंट आई टीसीएस के इंजीएम इंडिया लेवल हेड से। यदि आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो लोग जानते होंगे कि इसमें जो हायरार्की होती है, तो उसमें एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हायरार्की के एक हेड थे। उनकी रिक्वायरमेंट आई कि एक ऑटोमेशन टूल डेवलप करना है। वो रिक्वायरमेंट वहां से घूमते 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 मेरे डिलीवरी मैनेजर के पास आई, मेरे मैनेजर के पास आई, फिर मेरे लीड ने लिया। और उस टाइम तक मेरे लीड का मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस इतना हो गया था, बोला प्रवीण ये तू काम कर लेगा और तू पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट डेवलप कर। फिर वो काम मुझे मिला, फिर मैंने उसको हाथों हाथ लिया, फिर उस काम को मैं करता रहा। फिर मुझे टीम बना दी गई कि हाँ इनके अंडर में 2-3 लोग दे दिए गए मेरे अंडर में, कि हाँ तुम्हारे अंडर में ये लोग काम करेंगे और इनसे काम कराओ। तो ये सारा जो हुआ, ये सब मैं जब 1.5 साल तक का एक्सपीरियंस था, 1.5 ईयर, तो उसमें हुआ। तो यदि आप कॉर्पोरेट लेवल पे कंसिडर करते हैं तो फ्रेशर को उतना ज्यादा माना नहीं जाता है, और फ्रेशर्स को 2 लोग दिए भी नहीं जाते कि आप 2 लोगों के साथ काम करो। बट स्टिल मुझे मिला, तो ये बेनिफिट मिला मुझे पहले से प्रिपेयर होकर वहां जाने का, क्योंकि आपका एक व्यू, आपके लिए जो व्यू है दूसरों का क्रिएट होता है। एक चीज जो बहुत ज्यादा हाईलाइट करने की है वो ये है कि जो मेहनत करता है उसमें कॉन्फिडेंस बाय डिफॉल्ट आता है, क्योंकि आपने मेहनत की, आपने सीखा, आपने किया। एक तो होता है जो आदमी बोलता है कि मैं करूंगा, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा। तो मेरे को एक चीज बहुत क्लियर दिख रही है प्रवीण यहाँ पे कि
जो वाणी होती है ना उसमें आचरण की ताकत बड़ी तगड़ी आ जाती है कि जैसे आप जब वो चीज बोल रहे हैं, आप जब आपके सामने बड़े से बड़े लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, आप उसको समझ पा रहे हैं, आप सामने से अक्सर ऐसा भी सुना जाता है कि फ्रेशर्स तो फ्रेशर्स, अच्छे अच्छे लोग भी पहले कन्नी काटने की सोचते हैं कि अरे कहाँ चैलेंज लेंगे, ठीक ठाक चल ही रहा है। मतलब ऐसे भी अनुभव है लोगों को कि वो कहते हैं ना कि बने रहो पगले, काम करें अगले। मतलब कि लोगों को ये लगता है कि हम क्यों 4 दिन का काम 2 दिन में करके दें, मतलब वो बस वो जिंदगी है जो सैलरी पानी है और बस किसी तरह चलना है। लेकिन आप ऑलरेडी पहले से अपना इन्वेस्ट करके इतनी मेहनत करके सीखे हो। ऑल्दो कई बार तो लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई वो तो मैंने अपने पैसे से सीखा है, वो ज्ञान तिजोरी में बंद रखना है, ये कंपनी जो मेरे को सिखाएगी उसको आराम से सीखूंगा, फिर उसको यहाँ इस्तेमाल करूंगा। मतलब इतने कॉम्प्लेक्स लोग भी इस धरती पे मिलते हैं, लेकिन आप बिल्कुल अलग एक एग्जाम्पल हो कि आपने कैसे सीखने को इम्पोर्टेंस दी और आपने चैलेंजेस को लिया और उस चीज ने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और आपके खुद के कॉन्फिडेंस का रिफ्लेक्शन फिर सब जगह से आया कि इतने सीनियर लोग एक फ्रेशर को अपने पास बिठा रहे हैं, उससे डिस्कस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इट इज रियली एग्जाम्पलर स्टोरी। फिर आगे क्या आप और बताना चाहेंगे? तो एक और बेनिफिट जो मुझे मिला, इंस्टेंट बेनिफिट मैं बता रहा हूँ। तो जैसे मेरी जब टीम चेंज हुई ना, तो वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट था कि ये तो फ्रेशर है, कुछ नहीं होगा, इसे छोटा मोटा काम दे दो। तो एक बार क्या हुआ कि मतलब दूसरी टीम में एक मिनट यहाँ पे मैं एक वो गाना याद आ रहा है मेरे को कि वो उसको फ्रेशर के रूप में भी अपन कह सकते हैं कि छोटा बच्चा समझ के हमको आंख दिखाना रहे टिपी टिपी टॉप टॉप, तो वैसे ही मतलब फ्रेशर समझ के हमको ऐसे करेक्ट करेक्ट बना रहे टिपी टिपी टॉप टॉप टाइप आपने कर दिया लोगों का, मतलब क्योंकि वो चाहे इंटरव्यू लेना है तो भी चाहे कोई भी, मेरे ख्याल से ऐसे में ऐसे ऐसे गजब फ्रेशर्स मिल जाए तो चैलेंज सिखाने वाले पे हो जाता है कि अब वो अपना लेवल अप करे, और मेरे ख्याल से सबका सही बात। हाँ, और ऐसा ही हुआ ही जब मैं दूसरी टीम में गया। तो जो टीम लीड थी, तो उन्होंने, मैं कुछ ही दिन हुए थे, मुझे लग रहा है कि 10 दिन हुए थे गए हुए, और मैं थोड़ा सा मजाकिया लहजे का था उस टाइम पे, मतलब सबसे टीम लीड से भी मजाक करता रहता था। तो टीम लीड ने मीटिंग में बोला, प्रवीण ऐसा कर, तुझे ना ये वाला पार्ट, प्रोजेक्ट का ये वाला पार्ट सबको समझाना है। तो मैं बोला, ये तू कल प्रिपेयर हो क्या? तो मैंने क्या बोला, मैम इसके लिए प्रिपेयर होने की क्या जरूरत है? तो चलिए मैं अभी बता देता हूँ। तो क्योंकि ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज जो वो बोल रही थी बताने के लिए, मैं हैदराबाद से ट्रेनिंग कर रहा था, तभी इस पे मैंने बहुत काम किया था, समझा था उसको, और वही वो पूछ रही थी। उनको लगा कि इसको तो पता नहीं होगा, वो तो फ्रेशर कंसीडर कर रही थी। मैंने तुरंत आधे घंटे लिए, और मतलब उनके प्रोजेक्ट के बारे में, जो वो लोग 10 साल से काम कर रहे हैं उस पे, वो जो डेवलपमेंट टीम में थी पहले, वो डेवलप करके दूसरी कंपनी से आ चुकी थी वो, तो उनको नहीं पता था। मैं उनको पूरा, क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट ओपन करके देखा नहीं होगा, मैं पूरा स्ट्रक्चर समझाता, मैंने उनको पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया। और जो जो मीटिंग रूम था उस टाइम पे, हालत देखने वाली थी, सब एकदम साइलेंट, सब एकदम ऐसे चुप। तो मैं बोला, चल अब तो अपना काम हो गया है, अब ज्यादा कुछ करना नहीं है, मैं समझा दिया उन लोगों को। तो ये एक इंस्टेंट बेनिफिट मिला। फिर अब टीसीएस में ऐसे 2.5 years हो गए, मैं सोचा यार कि अब तो बहुत हो गया, अब यहाँ पे भी अब आगे निकलने का टाइम है, और आगे निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे रह के कुछ और नई टेक्नोलॉजी, नया कल्चर, वो सब नहीं सीख सकते। तो फिर मैं, वही बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही। फिर मैं प्रिपरेशन करता रहा, और जब मैं टीसीएस छोड़ा तो उस टाइम पे मेरे पास लगभग 7 या 8 ऑफर लेटर्स थे हाथ में, अलग अलग कंपनी की। और सारी कंपनीज लीडिंग कंपनीज थी अपने अपने सेक्टर में, चाहे वो बोइंग हो, सीए, ब्रॉडकॉम हो, एमडॉक्स हो, और मैं कुछ को तो न, कुछ का तो नाम भी भूल गया, अब इतने ऑफर, आईबीएम, उसके अलावा एनआईआईटी, एनईसी करके एक है ऑर्गेनाइजेशन, यूएस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस के शायद, तो एनईसी था। तो ऐसे अलग अलग जगह से 8 ऑफर लेटर लिया। तो देखिए, इसमें भी एक बड़ी सोच है, शॉपिंग ऑफ ऑफर लेटर इसको बोलते हैं। जब आप ऐसे एग्जाम इंटरव्यू देने जाएंगे, और बहुत जगह इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू में आप लोगों से मिलेंगे, अरे यार मुझे तो एक ऑफर लेटर आ गया, और अब मैं आराम से सुकून से बैठेंगे। बट अब मेरा सोचना ये था, जब स्विच एक ही बार करना है 2 साल के लिए, तो एक ऑफर लेटर लेके क्यों बैठना है भाई? देते रहो देते रहो, जितने ऑप्शन भी आपके पास आ रहे हैं, तो उस ऑप्शन को रखने में क्या प्रॉब्लम है भाई? तो मैं ऐसे इंटरव्यू देता गया, और सारे इंटरव्यू ऐसे क्लियर होते गए। कुछ कुछ नहीं हुए तो उनके कुछ अलग रीजन थे। तो ऐसे करके इंटरव्यू क्लियर हुआ। फिर मैं वहां छोड़ के सीए में आया। पहले ब्रॉडकॉम जो है सीए था, उसको ब्रॉडकॉम ने एक्वायर कर लिया।
तो ब्रॉडकॉम अभी जो है टायर 2 में लीडिंग कंपनीज में आती है, जो पहले हार्डवेयर बनाती थी। अभी उसका सॉफ्टवेयर डिवीजन है और उसकी सिक्योरिटी डिवीजन है, अलग अलग उसके डिवीजन हैं। तो मैं उसके सॉफ्टवेयर डिवीजन में एज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर काम कर रहा हूँ। तो ये मेरी टोटल स्टोरी रही। बिहाइंड द सीन एक और स्टोरी जो मैं भूल गया, जिसको मैं थोड़ा मेंशन करना चाहूंगा, वो ये थी कि जब मैं हैदराबाद में काम कर रहा था, सीख रहा था, तो वहां पे मैंने जो चीजें सीखी तो वो था AWT, स्विंग्स थी, सॉकेट प्रोग्रामिंग थी, नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन करने का था। तो हैदराबाद सीखने का एक एडवांटेज आपको मुझे ये मिला कि जो मेरा 5th सेमेस्टर का जो प्रोजेक्ट था, उसमें जो मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था, चूज किया था, काफी वो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट ये था, डेस्कटॉप शेयरिंग का प्रोजेक्ट था। अभी जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, ये जूम ऐप, तो ये जूम काइंड ऑफ ऐप मैंने उस टाइम पे बनाई थी। तो उसका ये था, स्मार्ट वर्चुअल क्लास उसका नाम था। एक प्रॉब्लम ये था कि यदि टीचर है, टीचर के पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड नहीं है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना चाहता है, हंड्रेड्स ऑफ बच्चों को, लेकिन उसके पास सिस्टम है और उसको प्रेजेंटेशन शो करना है, उसको कोडिंग सिखानी है, तो ही कैन शेयर हिज स्क्रीन टू ऑल ऑफ अवेलेबल सिस्टम्स। सारे स्टूडेंट्स को अपना स्क्रीन शेयर कर सकता था, अपनी वॉइस शेयर कर सकता था। जैसे ये गो टू मीटिंग है जिसमें आप हैंड रेज कर सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज, तो फैसिलिटीज मैंने उसमें भी दी। बहुत सारी चीजें थी उसमें जिसको मैं इम्प्लीमेंट करना किया और अपने कॉलेज में देना चाहता था। बट एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम ये थी कि आप जानते हैं जब फ्रेशर होता है तो उसमें परफॉर्मेंस की बहुत इश्यू होती है। यदि सॉफ्टवेयर यदि फ्रेशर कोई डेवलप करता है तो उस टाइम पे हम परफॉर्मेंस को लेकर कंसर्न नहीं रहते हैं। मेरा था सॉफ्टवेयर था बहुत अच्छा खासा, 20 लोगों को हैंडल करता था, 25 लोगों को, लेकिन 100 लोगों को हैंडल नहीं कर पाता था क्योंकि उसमें उस तरीके की कोडिंग करनी पड़ती थी। अब ये परफॉर्मेंस वाली बात मुझे कब समझ में आई, जब मैं कॉर्पोरेट में आ गया। तो आपके लिए नैनो मिली सेकेंड्स एंड सेकेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कॉर्पोरेट में आप सेकेंड्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देते हैं किसी सिस्टम में, तो बहुत अच्छा माना जाता है उसको। 1 मिनट का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देते तो अरे वाह, मतलब आप तो सुपर। समझ रहे हैं, परफॉर्मेंस इतनी इंपॉर्टेंट है वो सेकेंड्स की, मिनट्स की। तो वो था वहां पे उस टाइम पे मैंने डेवलप किया, जो एक मेंशन करना चाहता था। ये हैदराबाद की लर्निंग थी। मेरे ख्याल से तो ये थी पूरी स्टोरी एक। मेरे ख्याल से ये स्टोरी जो है इतनी मोटिवेशनल, इतनी इंस्पिरेशनल, और ये मैं अगर इसको कहूँ, मैं सोच रहा था कि इसके लिए शब्द क्या ढूंढे जाए, तो इज अ काइंड ऑफ जर्नी ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब अपने आप में एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की, और ये तो अभी मेरे ख्याल से लग रहा है जैसे अभी शुरुआत ही है, क्योंकि इतनी यंग एज में इतनी अचीवमेंट पाना, और फिर उस अचीवमेंट को लेकर के फिर भी वो भूख अपने अंदर रखना कि हमें और सीखना है, हमें और करना है। मेरे को यहाँ से भविष्य की बड़ी शानदार संभावनाएं आपके माध्यम से दिख रही हैं, एंड वी आर वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। क्योंकि क्या होता है कि आपका ये एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है, प्रोफेशनल अनुभव है, इसके साथ अंत में, क्योंकि हम इसके सब्सिक्वेंट भविष्य में और भी स्पेसिफिक विषय जो आपने इसमें छुए हैं, वो हर विषय अपने आप में बहुत कुछ डिस्कस करने लायक है। क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि कई ऐसी चीजें आपने यहाँ पे बताई हैं जिसपे बहुत डिटेल में स्टूडेंट को समय रहते अगर जानकारी मिले, तो हम लोग के लिए एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट हो गया। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपके अपने बड़े भाई के साथ मिल करके अपने पिता द्वारा दिए गए एक बहुत बड़ी धनराशि को समाज सेवा के क्षेत्र में करने वाली वो बात भी मुझे याद आती है, जिसके लिए हॉस्टल में आपको बकायदा छत पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके स्टूडेंट्स ने ही फेलिसिटेट, और एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको काफी तारीफ की थी। क्योंकि ये मैं कह सकता हूँ कि जिंदगी की सफलता की जो जड़ें होती है ना, वो शायद इन्हीं अच्छे अच्छे कर्मों से भी आती है जो आपके जीन्स में आपके पेरेंट्स से आपको मिला। और आपके भाई और आपने मिलके मेरे ख्याल से विश्वविद्यालय में कई ऐसे इनोवेटिव काम किए हैं जिसको हम लोग आज भी याद करते हैं, कि अपने दो भाई आपस में मिलके कैसे छोटे छोटे मतलब मूवी मेकर से चाहे अच्छी अच्छी मोटिवेशनल मूवीज बनानी हो, और चाहे डिपार्टमेंटल लेवल पे कोई भी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव इनिशिएटिव लेना हो, तो प्रवीण निश्चित रूप से बाप से बात करके सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि भविष्य में जब जब भी जो भी विद्यार्थी इस चीज से गो थ्रू करेंगे, वो निश्चित रूप से बहुत कुछ मोटिवेशन लेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अभी इस पूरी टॉक में कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स यदि आप देना चाहें।
हाँ, कंक्लूडिंग तो देना चाहूंगा। बहुत ही सिंपल एक बात बता रहा हूँ, मेरी लाइफ से रिलेटेड है, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं कितना एवरेज बिलो एवरेज था। जब मैं 8th में पढ़ता था तो मेरे घर वाले, पापा मम्मी भाई बोलते थे, इसको तो कुछ नहीं आता, इसको एक काम करते हैं, इसको डेयरी फार्म खोल देते हैं, डेयरी फार्म ही काम करेगा, डेयरी फार्म चलाएगा, गाय रखेगा, दूध बेचेगा, उससे इसका काम हो जाएगा। मतलब आप ये लोग समझ लो, ये मेरा लेवल था। ठीक है, उस लेवल से धीरे धीरे मेहनत करके उठा मैं। और कभी आज भी मैं बोलता हूँ कि उन लोगों से कि यार डेयरी फार्म वाला प्लान अब कर लेते हैं। घर पे मैं बोलता हूँ डेयरी फार्म फार्म वाला प्लान कर लेते हैं, मैं आ जाता हूँ वापस। फिर बोलते नहीं नहीं, अभी जहाँ पे हो ठीक हो वहीं करो। कुछ और चीजें बोलना ये चाहूंगा मैं कि देखिए, आपके पास प्रेजेंट में आप क्या हैं क्या नहीं है उससे मैटर नहीं करता, आप कितना मेहनत करते हैं और आप अपना फ्यूचर किस तरीके से देखना चाहते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके लिए। तो अभी से यदि आप कुछ आगे जाना है, करना है, तो मेहनत आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। और जो बहुत सारी चीजें मैंने बताई ही नहीं, डीएसपी की मस्ती क्या आती है, डीएसपी में तो मस्ती भी हमने किया, खाली हम सिर्फ पढ़ाई पे बात करते रह गए। लेकिन मस्ती भी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही जरूरी है। आपने भी भैया बहुत मस्तियां की थी उस टाइम पे जब हम लोग थे, बहुत एंजॉय करते थे सब। बहुत सारी चीजें बहुत जरूरी है सब जिंदगी के लिए, ये क्योंकि जब आप एक चीज मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा प्रवीण, आपने मेरे को बहुत अच्छा हुआ, मेरे को भी जो चीज कही। नॉर्मली लोगों के इस दुनिया में परसेप्शन क्या हो जाता है कि उनको जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन, सिंसियर, हार्ड वर्किंग या इस तरीके की पर्पसफुल एक्टिविटी में घुसे दिखते हैं, तो उनको लगता है इन लोग की जिंदगी ना बिल्कुल दूसरे टाइप की होगी। जबकि वो ये इमेजिन नहीं करते कि एंजॉयमेंट लाइफ का सबसे ज्यादा वो ही करते हैं, क्योंकि वो हर पल में मौज में रहते हैं। ऑल्दो आदमी क्या होता है कि जैसे मतलब ये चीज हमने देखी कि जैसे मान लीजिए अगर आप किसी को डिसिप्लिन्ड वे में रखने की खुद को कोशिश कर रहे हैं, औरों को रखना है, तो लोग अक्सर सोचते हैं कि यार ये बंदा हमेशा ही सीरियस रहता होगा। लेकिन वो ये कतई नहीं जानते कि ये बंदा ही सबसे ज्यादा मौज में रहता है, क्योंकि जिंदगी जो है सेल्फ डिसिप्लिन के साथ जो मौज है ना, उसका कुछ पारावार ही नहीं है। लेकिन भगवान जाने लोग वो कहते हैं ना, लूज कंट्रोल करके रिबेलियन बन के सड़कों पे तरह तरह से ड्रिंक करके घूम रहे हैं, गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। वो भी एक चीज है, लेकिन वो बहुत आउट ऑफ द ट्रैक चला जाता है शायद। और मेरे ख्याल से उसके बिना भी सस्ते में मनोरंजन जो किया जा सकता है, वो बड़ी छोटी छोटी कंस्ट्रक्टिव काम करके किया जा सकता है। सही 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 बात बोले भैया। अब देखिए, मुझे घूमना बहुत पसंद है। कॉलेज टाइम पे मैं उतना नहीं घूम पाता था, लेकिन आज है कि मैं, अभी तो लॉकडाउन आ गया, वरना मेरा टारगेट था कि इस ईयर में 15 प्लेसेस, नई 15 प्लेसेस इंडिया और आउट ऑफ द इंडिया में कवर करूं। लेकिन अब वो हो नहीं पाएगा क्योंकि लॉकडाउन आ गया। तो देखिए, यदि आप कहीं पे पहुंच गए हैं, आपको अपने पैर पे खड़े हो गए हैं, तो आप बहुत सारी चीजें खुद से कर पाएंगे, सोच पाएंगे। आपको शायद हो सकता है घर वालों से पूछने की जरूरत भी ना पड़े। तो ये सारी चीजें हैं। और आप यदि डीएसवी में हैं तो ये मान के चलिए कि आपको उसकी वैल्यू इस टाइम पे जब आप वहां पे हैं आपको नहीं पता चलेगी। आप ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, आपको डीएसवी की वैल्यू जब आप वहां पे हैं आपको नहीं पता चलेगी। जब आप उसको छोड़ देंगे 6 महीने बाद या साल भर बाद, आप पिछले दिनों को रिमाइंड करेंगे, तब आपको समझ में आएगा उस डीएसवी की क्या वैल्यू थी। वहां पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आप बहुत सारे डिस्ट्रक्शन की चीजें हो सकती है, लेकिन आपको किस चीज पे फोकस करना है ये आप जानते हैं और आपको वही करना है वहां पे। तो एक ही तो ये क्लियर मैसेज है कि आप लोग वहां पर रहते हैं, वहां की चीजों का लाभ उठाइए। मेडिटेशन, कंसंट्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। पीछे से बहुत सारी आवाजें आ रही होंगी, सॉरी उसके लिए। नहीं, मैं मेरे अभी थोड़ा लंच का टाइम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी उसी के लिए आगे बढ़े। फाइनली लेट्स एंड दिस टॉक, एंड फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा मैसेज आपकी लाइफ से ये जाता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान होना एक चीज होता है, लेकिन उस किताबी ज्ञान के अलावा मेहनत करने की आदत, परसिस्टेंस, परसिवरेंस, कॉन्फिडेंस, ये जो कि व्यक्तित्व के गुण होते हैं, अगर ये गुण हम में है, तो हम जिंदगी में कभी कहीं से भी कैसे भी उठ सकते हैं। 10वीं हो, 12वीं हो, ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो, या आप जॉब में हो, आप किसी भी सिचुएशन से इन गुणों के आधार पे ऊपर उठ सकते हैं। तो प्रवीण, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और मेरे ख्याल से अब हमें से हर किसी को यही सोचना चाहिए कि हमें शिक्षा से ज्यादा विद्या के इस पार्ट पे डेवलप करना चाहिए अपने आप को, कि हम अपने अंदर उन अच्छे गुणों को भर लें जो हमें लाइफ लॉन्ग रनर बना दें। तो आगे भी आपसे चर्चा होती रहेगी, और मेरे ख्याल से भविष्य में भी आपसे अब अलग अलग विषयों पे आपको समय देना पड़ेगा, और हम लोग इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, और मेरे ख्याल से बहुत जल्द थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।